अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं रिएक्ट के अंदर फॉर्म्स के बारे में। हमारे जो फॉर्म्स एलिमेंट्स होते हैं, फॉर्म्स को हमें अलग से इसलिए पढ़ना पड़ रहा है रिएक्ट में क्योंकि जो फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंटली बिहेव करते हैं एज कम्पेयर टू अदर डॉम एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल हमने पैराग्राफ को पढ़ा है, हमने डिव को पढ़ा है, हमने हेडिंग्स को पढ़ा है, बहुत सारी डिफरेंट टैग्स को, एलिमेंट्स को हमने पढ़ा है अभी तक रिएक्ट के अंदर। और जब भी उनको हम लिखते हैं कोई खास डिफरेंस हमारे पास नहीं होता, बट जनरली जो हमारे फॉर्म के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमारा इनपुट एलिमेंट हो गया, जैसे हमारा बटन हो गया, हमारा सबमिट बटन हो गया, इस तरीके के कई सारे एलिमेंट्स होते हैं, ये थोड़े से स्पेशल होते हैं इन द सेंस कि ये सारे के सारे जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी इंटरनल स्टेट खुद मेंटेन करते हैं। यहाँ पे ये जो इंटरनल स्टेट कहने का मतलब है, यहाँ हम रिएक्ट की स्टेट की बात नहीं कर रहे। दिस इंटरनल स्टेट इज बेसिकली सेइंग कि इन एलिमेंट्स के पास अपनी कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन, अपना कुछ इंटरनल डेटा होता है जो मेंटेन्ड होता है, एंड इसके साथ साथ कुछ अलग डिफॉल्ट बिहेवियर्स इनके साथ आते हैं जो हमारे लिए शायद एज अ प्रोग्रामर डिजायरेबल ना हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फॉर्म्स को सबमिट कर रहे हैं और उसके ऊपर हम किसी इवेंट को ट्रैक कर रहे हैं, जैसे ऑन चेंज हो गया, ऑन सबमिट हो गया, तो वहां पर एकदम से पेज हमारा रिफ्रेश हो जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन गायब हो जाती है एज सून एज द फॉर्म सबमिट्स, तो वो हमारे फॉर्म के एलिमेंट्स का डिफॉल्ट बिहेवियर है। तो उसी तरीके से कई सारे अलग अलग डिफॉल्ट बिहेवियर्स होते हैं और फॉर्म के जो एलिमेंट्स होते हैं वो अपनी इंटरनल स्टेट मेंटेन करते हैं जो हमारे लिए डिजायरेबल नहीं है। और अगर इसी तरीके से वो अपने बिहेवियर से एसोसिएटेड रहे सारे के सारे एलिमेंट्स, तो क्या होगा, बेसिकली अगर हमारा फॉर्म एक बार सबमिट होगा उसी के बाद हमें किसी ना किसी तरीके से अपने डेटा की एक्सेस मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई इनपुट एलिमेंट बनाया, कोई टेक्स्ट एरिया बनाया, कोई हमने रेडियो बटन रखा, चेक बॉक्स रखा, और एक बार पूरे के पूरे फॉर्म को सबमिट किया गया, तब जाके हमें कहीं ना कहीं उसकी डेटा की एक्सेस मिल रही होगी एंड फिर हम उस डेटा के साथ कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। ये हो गई हमारी नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल। बट हम इससे कुछ अलग करना चाहते हैं। हम चाहते हैं अगर इस तरीके से हर एक एलिमेंट अपनी इंटरनल स्टेट मेंटेन करेगा फिर तो रिएक्ट की स्टेट का कोई पॉइंट ही नहीं हुआ। इसीलिए रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट के अंदर जब हम कोड लिखेंगे तो एज अ डेवलपर हमें हर एलिमेंट को कंट्रोल करना है, और यहीं से हमारा कॉन्सेप्ट आता है कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स का। हम चाहेंगे कि फॉर्म के जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या फॉर्म इटसेल्फ उसकी खुद की इंटरनल स्टेट ना हो, उसे जो भी स्टेट दी जाए वो रिएक्ट दे, वो रिएक्ट के स्टेट वेरिएबल के थ्रू उसकी सारी की सारी चेंजेस ट्रैक किए जाएं, सारे के सारे उसके अंदर चेंजेस किए जाएं यूजिंग सेट स्टेट, उसके पास अलग अपनी स्टेट वेरिएबल्स हों, एंड फिर उसे रिएक्ट क्या कर रहा होगा, एक तरीके से कंट्रोल कर रहा होगा। और ये एक तरीका होता है टू मेक रिएक्ट द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। रिएक्ट की जो स्टेट है वो सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ हो। सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ यहाँ कहने का मतलब है किसी भी पॉइंट पर मुझे चेक करना हो कि मेरे चेक बॉक्सेस में कौन सी वैल्यू सिलेक्टेड है, कौन सी नहीं है, किसी भी पॉइंट पे चेक करना हो इनपुट बॉक्स के अंदर क्या लिखा हुआ है, क्या नहीं लिखा हुआ, तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम एलिमेंट से नहीं पूछेंगे, वो किससे पूछेंगे, वो रिएक्ट के स्टेट वेरिएबल से हम पूछेंगे, क्योंकि वही हमें सच बता रहा होगा, वही हमारा सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ होगा। अब हो सकता है फॉर्म में अभी जो हम बातें कर रहे हैं ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स लगे सुनने में, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम इंटरनल स्टेट और इस तरीके की चीज़ें बोल रहे हैं, बट उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अभी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, कोड लिख के देखेंगे, तो बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। बेसिकली द स्टैंडर्ड वे विथ फॉर्म्स इज टू यूज कंट्रोल्ड कॉम्पोनेंट्स। नॉर्मली फॉर्म्स जैसे हैं उनको वैसे भी यूज़ किया जा सकता है, पर हम रिएक्ट के अंदर उनको वैसे यूज़ नहीं करते। हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड वे क्या है, टू यूज़ कंट्रोल्ड कॉम्पोनेंट्स, सो वी मेक रिएक्ट स्टेट टू बी द सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ। यानी हम हर एक फॉर्म के एलिमेंट के साथ उसकी एक स्टेट एसोसिएट करते हैं और फिर उस स्टेट के बेसिस पे उस फॉर्म एलिमेंट के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या चेंजेस नहीं हो रहे, उन सबको हम ट्रैक करते हैं। तो इसीलिए वो जो एलिमेंट हो जाता है या जो फॉर्म का कॉम्पोनेंट हो जाता है वो एक कंट्रोल्ड कॉम्पोनेंट बन जाता है जिसको रिएक्ट कंट्रोल कर रहा होता है। आई हैव पिक्ड अप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द जो रिएक्ट की जो ओल्ड डॉक्यूमेंटेशन थी उससे। इन HTML फॉर्म एलिमेंट्स जैसे हमारा इनपुट एलिमेंट हो गया, टेक्स्ट एरिया हो गया, सिलेक्ट हो गया, ये टिपिकली क्या करते हैं, ये टिपिकली अपनी खुद की स्टेट को मेंटेन करते हैं एंड अपडेटेड बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट। यानी यूजर अगर कुछ चेंज करेगा इनके अंदर, इन टेक्स्ट एरिया के अंदर कुछ इनपुट हुआ तो उनकी स्टेट भी इंटरनली चेंज होती रहती है। लेकिन रिएक्ट के अंदर म्यूटेबल स्टेट, म्यूटेबल यानी वो स्टेट जो चेंज हो सके, म्यूटेट करने का मतलब होता है चेंज होना, तो म्यूटेबल स्टेट इज टिपिकली केप्ट इन स्टेट प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट्स। यानी हर कंपोनेंट के पास अपने कुछ स्टेट वेरिएबल्स होते हैं, कुछ स्टेट प्रॉपर्टी होती है। जनरली अगर कोई वैल्यू चेंज होनी होती है तो उस स्टेट के अंदर ही स्टोर की जाती है रिएक्ट के अंदर।
एंड ओनली अपडेटेड विद सेट स्टेट, और उसको चेंज करने के लिए हम सेट स्टेट वाले फंक्शंस को यूज करते हैं. So we can combine the two by making React state the single source of truth. Then the React component that renders a form also controls what happens in that form on subsequent user input. यानी हम दोनों चीज़ों को कंबाइन कर देंगे, मतलब अपने फॉर्म के इनपुट को भी स्टेट दे देंगे और रिएक्ट क्या करेगा, रिएक्ट भी स्टेट को कंट्रोल कर पाएगा. कैसे? हम फॉर्म इनपुट को रिएक्ट की स्टेट के साथ एसोसिएट कर देंगे. एन इनपुट फॉर्म एलिमेंट हुज वैल्यू इज कंट्रोल्ड बाय रिएक्ट इन दिस वे इज कॉल्ड अ कंट्रोल्ड कंपोनेंट. तो इस तरीके से उस फॉर्म के अंदर जितने भी हमारे इनपुट एलिमेंट्स होंगे, जैसे हमारा टेक्स्ट एरिया हो गया, हमारा इनपुट बॉक्स हो गया, या आगे जाके रेडियो बटन, चेक बॉक्सेस, कुछ भी हो गया, वो फिर सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वो सारे के सारे हमारे कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स कहलाएंगे, क्योंकि अब उन सबको रिएक्ट की स्टेट कंट्रोल कर रही है, ना कि देयर ओन इंटरनल स्टेट. तो ये हमारा प्रॉपर एक कॉन्सेप्ट होता है फॉर्म्स को यूज करने का. पर इस कॉन्सेप्ट से घबराना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट अभी हमने थ्योरेटिकली सुन लिया, इसका मतलब हमें कब समझ में आएगा, अभी जब हम कोड लिख रहे होंगे. तो कोड लिखने की शुरुआत करते हैं. व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद, हम एक बेसिक फॉर्म के साथ शुरू करते हैं. लेट्स क्रिएट अ फॉर्म कंपोनेंट form.jsx, और इसके अंदर हम कर लेते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन. अपना एक बेसिक सा हम फॉर्म बना लेते हैं, और फॉर्म के अंदर अभी हम कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम रिटर्न करने वाले हैं सिंपली अ फॉर्म, और फॉर्म के अंदर अपने एक इनपुट एलिमेंट को क्रिएट कर लेते हैं. तो ये हमारा फॉर्म हो जाएगा, एंड इनपुट के अंदर एक हम प्लेस होल्डर दे सकते हैं. लेट्स गिव अ प्लेस होल्डर ऑफ एंटर योर फुल नेम. इसको हमने सेव कर लिया. अब app.jsx के अंदर जाके इसे इंपोर्ट कर लेते हैं अपने फॉर्म को, एंड यहाँ इसे हम रेंडर करा रहे होंगे. लेट्स स्टार्ट. तो ये हमारे पास हमारा फॉर्म एलिमेंट आ गया, जिसके अंदर अगर हम कुछ भी नाम एंटर करना चाहते हैं तो उस नाम को हम जाके एंटर कर सकते हैं. तो ये तो एक सिंपल सा इनपुट बॉक्स हमारे पास आ गया स्क्रीन पे. साथ के साथ फॉर्म के अंदर हम एक बटन भी एसोसिएट कर देते हैं. तो ये हमारा सबमिट बटन हो जाएगा एंड सेव. तो इस तरीके से हमारे पास इनपुट एलिमेंट आ गया, हमारे पास हमारा सबमिट बटन आ गया. ये हो गई नॉर्मल चीज़ें जिनको हम यूज़ कर रहे हैं. अभी हमने क्या किया, अभी हमने अपने फॉर्म के अंदर कोई ऐसा चेंज नहीं किया, कोई स्टेट यूज़ नहीं किया. अभी ये जो इनपुट एलिमेंट है ये अपनी खुद की इंटरनल स्टेट मेंटेन कर रहा है फॉर्म के अंदर. पर हम चाहते हैं कि फॉर्म के अंदर जितने भी इनपुट एलिमेंट्स हो उन सब के साथ हम अपनी रिएक्ट की किसी ना किसी स्टेट को एसोसिएट कर दें. तो इसके लिए हम एक स्टेट वेरिएबल बना सकते हैं. सबसे पहले तो इसे हम कोई आईडी दे सकते हैं. इसे एक हम टाइप दे देते हैं, इसको टाइप दे देते हैं टेक्स्ट, एंड साथ के साथ हम एक स्टेट वेरिएबल बनाते हैं. इसके लिए हम स्टेट वेरिएबल बनाएंगे फुल नेम. तो लेट द स्टेट वेरिएबल बी फुल नेम, एंड इसके लिए हमारा फंक्शन होगा सेट फुल नेम इज इक्वल टू यूज स्टेट. तो ऊपर इंपोर्ट भी हो गया हमारे यूज स्टेट. यूज स्टेट के अंदर हमारा जो फुल नेम है इसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ. अब हमें दोनों को कनेक्ट करना है. एज सच इसका एंड इस इनपुट का कोई कनेक्शन नहीं है. ये तो आपने कोई भी रैंडम एक स्टेट वेरिएबल बना दिया जिसका नाम हमने फुल नेम रख दिया. ये अभी इनपुट के साथ एज सच कनेक्टेड या एसोसिएटेड नहीं है. और इन दोनों को कनेक्ट करने वाला जो तरीका है उसको हम ऑलरेडी टू डू लिस्ट पढ़ते टाइम कर चुके हैं, बस उस टाइम पे हमने रियलाइज़ नहीं किया कि हम क्या कर रहे हैं. यहाँ हम एक्चुअली रियलाइज़ कर रहे हैं कि किसी फॉर्म के इनपुट के साथ हम स्टेट वेरिएबल को एसोसिएट कर रहे हैं. स्टेट वेरिएबल को एसोसिएट करने का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू में बेसिकली आपने स्टेट वेरिएबल ऐड कर दिया. यानी अब जो भी इनपुट के अंदर वैल्यू लिखी होगी, इनपुट के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो अब हमारे स्टेट वेरिएबल की वैल्यू हो रही होगी. फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ अभी इनपुट के अंदर क्या है, इनपुट कंप्लीटली एम्प्टी है क्योंकि स्टेट वेरिएबल को हमने एम्प्टी से इनिशियलाइज किया है. पर अगर स्टेट वेरिएबल को हम इस वैल्यू से इनिशियलाइज कर दें, सेव किया, तो अब यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पर वो इनिशियलाइज्ड वैल्यू आ गई. यानी ये जो स्टेट वेरिएबल है फुल नेम, ये हमें हमारे इनपुट के अंदर दिखाई देने लग गया क्योंकि वैल्यू को हमने उसके साथ एसोसिएट कर दिया. पर अभी अगर हम नोटिस करेंगे हम कोई चेंज नहीं कर पाएंगे. मैं यहाँ पे बैक स्पेस प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, देयर इज़ नो चेंज. अगर आप कुछ टाइप करने की कोशिश करेंगे इनपुट में तो भी कोई चेंज नहीं आएगा. कोई चेंज क्यों नहीं आ रहा? कोई चेंज तो तब आएगा जब इसकी वैल्यू के अंदर कुछ चेंज आएगा, और वैल्यू के अंदर चेंज तब आएगा जब हमारे फुल नेम के अंदर कुछ चेंज आएगा. तो अभी फुल नेम के अंदर तो हम चेंज ला ही नहीं पा रहे. तो इसीलिए हम चाहते हैं कि इनपुट के साथ हम क्या करें, कोई इवेंट को ट्रैक करें. अब इनपुट के अंदर कौन सा इवेंट होता है, इनपुट के अंदर होता है ऑन चेंज. ऑन चेंज जैसे ही होगा,
ऑन चेंज वाला इवेंट जैसे ही होता है, हम चाहते हैं हमारे फुल नेम के अंदर हमारी वैल्यू आ जाए। ये सारी चीज़ें हम टू डू लिस्ट पढ़ते टाइम कर चुके हैं, बस अब इनको हम प्रॉपरली नाम दे रहे हैं कि हम एक्चुअली कर क्या रहे थे उस टाइम पे। तो यहाँ पर हम चाहते हैं ऑन चेंज जैसे ही हो, मतलब इनपुट वैल्यू के अंदर कोई भी चेंज अगर आए तो उसे हम अपने फुल नेम वेरिएबल के अंदर, फुल नेम स्टेट वेरिएबल के अंदर डिस्प्ले करा सकें। तो यहाँ एक मेथड बना लेते हैं, इसे कह देते हैं लेट हैंडल नेम चेंज इज इक्वल टू दिस मेथड। और इस मेथड के अंदर हमें पता है जब भी कोई इवेंट होता है तो हमारे पास इवेंट ऑब्जेक्ट होती है, और अभी के लिए बस हम प्रिंट करवा सकते हैं अपनी इवेंट का इवेंट डॉट टारगेट। हमें पता है इवेंट डॉट टारगेट में हमारे पास इनपुट एलिमेंट आ रहा होगा, एंड यहाँ पर ऑन चेंज के अंदर हम लिख सकते हैं हैंडल नेम चेंज। तो इस तरीके से ये हमारा इनपुट एलिमेंट बन गया जिसके साथ हमने अपने स्टेट वेरिएबल को एसोसिएट कर दिया। और जैसे ही अभी के लिए स्टेट वेरिएबल में चेंज नहीं कर रहे, अभी के लिए सिर्फ प्रिंट करवा रहे हैं कि चेंज अगर होगा तो इवेंट डॉट टारगेट हमारे लिए प्रिंट हो जाए। लेट्स कम टू इंस्पेक्ट, कंसोल में आ जाते हैं। देयर आर अ फ्यू एरर्स दैट वी हैव। ओके, ये हमारे पुराने एरर्स हैं, इसको रीलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम यहाँ पर कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं, बैक स्पेस प्रिंट करते हैं। जैसे ही बैक स्पेस किया हमारे इनपुट के अंदर तो कोई चेंज नहीं आया, बट यहाँ पे आ गया कि ठीक है आपने कहाँ चेंज करने की कोशिश की, इनपुट के अंदर। यहाँ आप कुछ टाइप करने की कोशिश करोगे तब भी वो चीज़ प्रिंट होके आ जाएगी। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम चाहते हैं इवेंट डॉट टारगेट के अंदर उसकी जो वैल्यू है यानी नई वैल्यू वो हमारे पास आ जाए। इवेंट के अंदर टारगेट होता है कि कौन से एलिमेंट के अंदर आपने चेंज किया, और वैल्यू यानी क्या न्यू वैल्यू, क्या अपडेटेड वैल्यू हमारे पास आई। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, एक बैक स्पेस प्रिंट करते हैं। तो अब क्या आया, श्रद्धा विदाउट द लास्ट ए हमारे पास प्रिंट होके आया। अब यहाँ पे श्रद्धा के साथ अगर मैं के भी ऐड कर दूँ तो ये श्रद्धा के मेरे पास प्रिंट होके आया। इस बार श्रद्धा 1 मैंने ऐड किया तो मेरे पास श्रद्धा 1 प्रिंट होके आया। मतलब ये जो नई अपडेटेड वैल्यू है ये तो हमारे पास आ रही है, बस ये हमारे इनपुट में दिखाई नहीं दे रही। तो इनपुट में दिखाई देने के लिए हमें इस फुल नेम के अंदर चेंज करना होगा। सो व्हाट वील डू इज वील इन्वोक दिस सेट फुल नेम फंक्शन, जिसके अंदर इनपुट के अंदर हम कुछ चेंज करेंगे। और इनपुट के अंदर क्या चेंज करेंगे, इनपुट को हम सेट करेंगे टू द न्यू वैल्यू। और न्यू वैल्यू क्या है हमारी, न्यू वैल्यू है हमारी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब ये जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है ये किसी भी तरीके से हमारी पुरानी वैल्यू पे डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए हमें यहाँ पर एरो फंक्शन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली अपनी नई वैल्यू लिख सकते हैं। इसको सेव कर देते हैं एंड अब एक बार रिफ्रेश करेंगे। अब जैसे ही हम रिफ्रेश करके स्टार्ट करेंगे तो इस बार डायरेक्टली जो हम चेंजेस कर पा रहे हैं वो हम अपने इनपुट के अंदर कर पा रहे हैं। ये जो चेंजेस है वैसे तो हमें ऑटोमेटिक दिखाई दे रहे हैं, बट ये सारे के सारे चेंजेस कैसे फ्लो कर रहे हैं, चेंजेस की टर्म्स में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। एग्जैक्टली सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, अपने इनपुट के अंदर चेंज कर रहे हैं। जैसे ही हमने अपने इनपुट के अंदर चेंज किया, हमारा इनपुट क्या कर रहा है, ऑन चेंज को इवोक कर रहा है। ऑन चेंज जैसे ही इवोक हो रहा है वहाँ से हम हैंडल नेम चेंज की तरफ जा रहे हैं। तो बेसिकली हम हैंडल नेम चेंज मेथड के अंदर जा रहे हैं, और हैंडल नेम चेंज क्या कर रहा है, हमारे सेट फुल नेम को कॉल कर रहा है। सेट फुल नेम को जैसे ही कॉल हो रहा है तो किसके अंदर चेंज जा रहा है, हमारे फुल नेम, ये जो हमारा स्टेट वेरिएबल है इसके अंदर चेंज होके आ रहा है। और फुल नेम के अंदर जैसे ही चेंज हो रहा है वैसे ही फुल नेम की वैल्यू तो कहाँ यूज़ हो रही है, हमारे इनपुट चेंज के अंदर यूज़ हो रही है। तो जैसे ही किसी स्टेट वेरिएबल के अंदर चेंज होता है, जैसे फुल नेम के अंदर चेंज हुआ, स्टेट वेरिएबल के अंदर चेंज हुआ, वैसे ही क्या होता है, रिएक्ट के अंदर री रेंडरिंग होती है। री रेंडरिंग यानी ऊपर से लेके नीचे तक कोड पूरा का पूरा फिर एग्जीक्यूट करेगा। और जब कोड सेकेंड टाइम एग्जीक्यूट करेगा तो इनपुट के अंदर देखा जाएगा कि वैल्यू में तो फुल नेम की वैल्यू है, और फुल नेम की जो अपडेटेड वैल्यू होगी वो फिर जाके इनपुट के अंदर चेंज ले आएगी। तो हमें तो सारे के सारे चेंजेस ऑटोमेटिकली दिख रहे हैं, जैसे हमें फॉर्म के अंदर नॉर्मली हम इनपुट के अंदर चेंज करते थे, पर इस बार इंटरनल फ्लो चेंज हो गया और वो इतना फास्ट फ्लो है कि सारी चीज़ें ऑटोमेटिक लग रही हैं। पर इंटरनली ये सारे मेथड कॉल हुए, स्टेट वेरिएबल के अंदर चेंज हुआ है, तब जाके हमारे इनपुट के अंदर चेंज हुआ है। तो एक छोटे से छोटा कैरेक्टर भी जब हम ऐड करते हैं तो ये पूरा का पूरा फ्लो इंटरनली हमारे फॉर्म के अंदर चल रहा है। और यहाँ पे इस फ्लो को चलाने का मतलब ही यही है कि हमने क्या किया, ये जो हमारा स्टेट वेरिएबल है, फुल नेम क्या है, स्टेट वेरिएबल, इसको हमने सिंगल सोर्स ऑफ ट्रूथ बना दिया। यानी इनपुट की वैल्यू आपको कभी भी अगर देखनी हो तो अपने स्टेट वेरिएबल को देख लो। अब आपको इनपुट के अंदर कोई इंटरनल स्टेट देखने की ज़रूरत नहीं है, हमारा स्टेट वेरिएबल ही काफ़ी है। तो रिएक्ट ने अपने इनपुट एलिमेंट को कंप्लीटली कंट्रोल कर लिया। तो रिएक्ट के अंदर, फॉर्म के अंदर जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, हमारे इनपुट एलिमेंट वो बन जाते हैं हमारे कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स, क्योंकि रिएक्ट ने उनको कंप्लीटली कंट्रोल कर दिया यूजिंग स्टेट वेरिएबल्स। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फॉर्म के अंदर लेबल्स की। जनरली अगर हमें किसी भी इनपुट एलिमेंट के लिए लेबल लिखना होता है तो फॉर्म के अंदर उस लेबल को लिखने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं लेबल,
और यहाँ हम लिख सकते हैं अपना नाम विच इज़ फुल नेम। अब जनरली जब हम नॉर्मल HTML प्लेन HTML लिखते थे तो उसके अंदर लेबल्स में क्या लिखते थे, लेबल्स के केसेस में हम एक फॉर एट्रीब्यूट लिखते थे और फिर जो हमारा इनपुट एलिमेंट या कोई और एलिमेंट होता था उसके अंदर हम कोई आईडी दे देते थे और दोनों का फॉर एंड आईडी हमारे लिए मैच करता था। यहाँ पे भी वही सेम चीज़ हम करने वाले हैं, बस डिफरेंस ये आएगा कि ये जो फॉर है ये हमारे जावास्क्रिप्ट के अंदर एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है। फॉर को हम जनरली अपने लूप लगाने के लिए यूज़ करते हैं, लूपिंग के लिए यूज़ करते हैं, तो इसीलिए इस फॉर को एज एन एट्रीब्यूट हम नहीं यूज़ कर सकते। तो इसीलिए लेबल्स के अंदर अब फॉर की जगह रिएक्ट के अंदर हम HTML फॉर को यूज़ करते हैं। तो अगर आप यहाँ पर फॉर लिखोगे भी तो भी हमारे पास एरर आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इफ़ वी ट्राई टू राइट फॉर, तो हमारे पास सजेशन में हमेशा यही आएगा दैट वी आर ट्राइंग टू राइट अ फॉर लूप। तो हमें फॉर नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, हमें HTML फॉर को लिखना है। और HTML फॉर के अंदर हम अपने ID का नेम लिख सकते हैं, यही सेम ID हम अपने इनपुट एलिमेंट को दे देंगे। वी कैन गिव इट एन ID ऑफ यूज़र नेम, इसको कर लेते हैं सेव। तो अब यहाँ जाके एक बार रिफ्रेश कर लेंगे तो जैसे ही फुल नेम पे क्लिक करेंगे वैसे ही हमारा इनपुट बॉक्स हमारे लिए हाईलाइट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जब भी अब अपने HTML एलिमेंट्स को क्रिएट करेंगे उनके लिए हमें लेबल बनाना होगा, तो हमें हमेशा HTML फॉर को यूज़ करना है, फॉर को यूज़ नहीं करना। और यहाँ एक चीज़ हम नोटिस कर सकते हैं, इवन दो हमने लेबल के अंदर वहाँ पर HTML फॉर को यूज़ किया है, पर अगर हम अपने डॉम को एनालाइज करें यानी एलिमेंट्स के अंदर जाके इंस्पेक्ट करें, तो डिव के अंदर जब हम जाएंगे फॉर्म के अंदर एंड वी लुक एट द लेबल, डॉम के अंदर तो फॉर्म ही लिखा हुआ आएगा, डॉम के अंदर HTML फॉर्म नहीं आएगा। तो JSX जो है, JSX का सिंटैक्स फाइल्स तक ही होता है, इंटरनली ट्रांसपाइल हो रही होती हैं चीज़ें, इंटरनली HTML अलग हो जाता है जिसके अंदर प्रॉपर एट्रीब्यूट्स हमें दिखाई देते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि कैसे फॉर्म के अंदर हम मल्टीपल इनपुट्स को हैंडल कर सकते हैं। मल्टीपल इनपुट्स को जब भी हम हैंडल करना चाहेंगे तो सबसे बेसिक अप्रोच जो हमारे दिमाग में आएगी कि इस तरीके से अगर हमने एक इनपुट क्रिएट किया है, तो अगर लेट्स सपोज हम कोई सेकेंड इनपुट क्रिएट करते हैं, ये तो हमारा, इसे यूज़र नेम नहीं, इसे हम फुल नेम कहेंगे, लेट्स कॉल इट फुल नेम। यहाँ पर भी हम अपना फुल नेम ऐड करेंगे। तो ये तो हमारा फुल नेम के लिए हो गया। अगर हम एक और इनपुट बनाते हैं हमारे यूज़र नेम के लिए, तो इसे हम यूज़र नेम कह देते हैं, इसे यूज़र नेम कहेंगे। यहाँ पे प्लेस होल्डर के अंदर हम लिखेंगे एंटर यूज़र नेम एंड ID को भी हम यूज़र नेम रखेंगे। ऑन चेंज के अंदर इस बार हमारे पास नेम चेंज था, तो ऐसे ही हम एक और मेथड बनाएंगे एंड वी आर गोइंग टू कॉल इट हैंडल यूज़र नेम। अगर यूज़र नेम चेंज इसको हम लिख सकते हैं बट वो थोड़ा सा बड़ा नाम हो जाएगा, लेट्स कॉल इट हैंडल यूज़र नेम। एंड यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, नया इनपुट एलिमेंट है तो उसके लिए नया स्टेट वेरिएबल बनाना पड़ेगा, क्योंकि हम जब भी फॉर्म बनाते हैं हर एक इनपुट एलिमेंट के साथ हम एक नया स्टेट वेरिएबल एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे नए स्टेट वेरिएबल बनाने के लिए वी कैन राइट यूज़र नेम और सिंपली यूज़र नेम, और इसे हम कह सकते हैं सेट यूज़र नेम, और यूज़र नेम को भी इनिशियलाइज कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग के साथ। और यहाँ पे क्या होगा, सेट फुल नेम की जगह हम सेट यूज़र नेम को कॉल करेंगे, इसे कैपिटल कर लेते हैं एंड उसी तरीके से हमारे पास ये वाली वैल्यू आ रही होगी। यहाँ पे हम इन्वोक करेंगे अपने हैंडल यूज़र नेम को, प्लस वैल्यू के अंदर भी हमारे पास हमारा यूज़र नेम आ रहा होगा। तो इसको एक बार सेव कर लेते हैं एंड ये हमारा फॉर्म बन गया। एलिमेंट्स को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए वी कैन गिव इट अ गैप ऑफ 2 लाइन्स प्रॉबेबली। तो ये हमारा फुल नेम हो गया, ये हमारा यूज़र नेम हो गया। अब फुल नेम यूज़र नेम के अंदर चीज़ें हम एंटर कर सकते हैं, ये हमारा फुल नेम आ जाएगा यहाँ पे, और यूज़र नेम अगर हमें देना है तो वी कैन राइट समथिंग लाइक दिस। सारी की सारी चीज़ें अच्छे से फंक्शनली काम कर रही हैं। कैसे फंक्शनली काम कर रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही हमने चेंज किया, इवन दो वैल्यू के अंदर यूज़र नेम एक स्टेट वेरिएबल है, वो चेंज हो रहा है। तो वही सारी चीज़ें हो रही है हैंडल यूज़र नेम। ये हैंडल यूज़र नेम वाला हमारा हैंडलर इन्वोक हो रहा है जैसे भी हमारे यूज़र नेम के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है। बस यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है जो हमें देखने को मिलेगी। वो छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अभी तो हमारे फॉर्म के अंदर सिर्फ 2 ही इनपुट्स हैं, और जनरली फॉर्म्स तो बड़े बड़े होते हैं। अगर कोई साइन अप का फॉर्म है या किसी को बहुत सारी डिटेल्स लेनी है, कोई अगर यूज़र आया है उसकी एज भी लेनी है, कई बार डेट ऑफ बर्थ भी लिया जाता है, ईमेल होता है, पासवर्ड होता है, फुल नेम को भी हम फर्स्ट नेम सेकंड नेम इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं। कई बार फॉर्म्स के अंदर मिडिल नेम भी लिया जाता है, तो कई सारी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन के लिए क्या एक सिंगल फॉर्म के अंदर हम बार बार इस तरीके से स्टेट वेरिएबल्स को बनाते रहें, बार बार इस तरीके से फंक्शंस को लिखते रहें, तो वो क्या होगा, वो थोड़ा सा टीडियस और थोड़ा सा अनफ्रेंडली टास्क हो जाएगा। इसीलिए जब भी हमारे पास फॉर्म के अंदर मल्टीपल इनपुट्स होते हैं
तो हम क्या करते हैं, उन सब के लिए एक कॉमन हैंडलर बनाने की कोशिश करते हैं। कॉमन हैंडलर कहने का मतलब है कि एक सिंगल फंक्शन जो उन सब के ऑन चेंज पे जाके इन्वोक हो रहा होगा, ये हमारा कॉमन हैंडलर हो जाएगा और यही सारे के सारे चेंजेस को ट्रैक करेगा। क्योंकि जनरली अगर हम हैंडल नेम चेंज को देखें तो यही हो रहा है कि नेम चेंज वाला जो सेट फंक्शन है उसके अंदर यही सेम वैल्यू जा रही है, यहाँ पे भी यूज़र नेम के अंदर यही सेम वैल्यू जा रही है। अब जब भी कोई भी ऑन चेंज होता है इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर, ये तो हमें पता ही होता है किस में चेंज आया, यानी कौन सी फील्ड चेंज हुई, प्लस क्या चेंज आया, यानी जो वैल्यू होती है टारगेट की, तो कौन सी फील्ड चेंज हुई ये हमारा टारगेट होता है, क्या नई वैल्यू आई है टारगेट के अंदर, जो वैल्यू स्टोर्ड होती है वो होती है। इन दोनों चीज़ों की इन्फॉर्मेशन हमेशा हर एक इवेंट ऑब्जेक्ट के पास होती ही है। तो हमें क्या करना है, बस उस चीज़ को एक कॉमन सिनेरियो, एक कॉमन फंक्शन के अंदर पुश करना है। ऑल्सो फिर हमें ये इतने सारे स्टेट वेरिएबल्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, अलग अलग स्टेट वेरिएबल्स बनाने की बजाय हम एक कॉमन ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जिसके अंदर सारी की सारी स्टेट वेरिएबल्स फॉर्म से रिलेटेड स्टोर हो जाए। यानी हम एक ऑब्जेक्ट बना देंगे जिसके अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा फुल नेम है तो फुल नेम की क्या वैल्यू है वो आप स्टोर कर लो, अगर हमारा यूज़र नेम है यूज़र नेम की क्या वैल्यू है वो आप स्टोर कर लो, अगर कल को पासवर्ड आ जाता है तो पासवर्ड के अंदर क्या वैल्यू स्टोर्ड है उसको आप स्टोर कर लो। तो एक सिंगल ऑब्जेक्ट हो जाएगी जो हमारे स्टेट फॉर्म के रिलेटेड जितने भी सारे के सारे स्टेट्स होंगे उनको ट्रैक करेगी। तो वो चेंज लाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज, इन दोनों को तो हम हटा सकते हैं, एक सिंपल हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वील कॉल इट फॉर्म डेटा, और फॉर्म डेटा के साथ मेथड एसोसिएट कर देते हैं, सेट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, और यूज स्टेट के अंदर शुरुआत में एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट हम पास कर सकते हैं, और इस एम्प्टी ऑब्जेक्ट के अंदर शुरू में हमारे पास फुल नेम होगा जिसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं टू एम्प्टी, एंड यूज़र नेम होगा जिसको हम इनिशियलाइज कर सकते हैं टू एम्प्टी। और अभी के लिए ये जो हैंडल नेम चेंज है इनको कमेंट आउट कर सकते हैं। इसको सेव कर लिया। अब यहाँ पर जब हम इनपुट के अंदर वैल्यूज़ दे रहे हैं तो फुल नेम तो अब एग्जिस्ट नहीं करता, पर क्या एग्जिस्ट करता है, फॉर्म डेटा डॉट फुल नेम एग्जिस्ट करता है। तो फॉर्म डेटा डॉट फुल नेम हमने इसे बना दिया एंड फॉर्म डेटा डॉट यूज़र नेम हमने इसे बना दिया। अब इनके लिए ऑन चेंज एज सच हमारे पास हैंडलर नहीं है, तो ऑन चेंज हैंडलर के लिए हम एक कॉमन मेथड लिखेंगे, लेट्स कॉल इट हैंडल इनपुट चेंज। हैंडल इनपुट चेंज हमारा कॉमन मेथड होने वाला है, और इस हैंडल इनपुट चेंज के अंदर हम दो वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। कौन सी दो वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कौन सी फील्ड चेंज हुई है, क्या चेंज हुआ है। दूसरा हमें पता होना चाहिए उस फील्ड की क्या नई वैल्यू हमारे पास आई है, क्या कोई इनपुट एलिमेंट चेंज हुआ है, उसके अंदर भी क्या फुल नेम वाला चेंज हुआ है या यूज़र नेम वाला चेंज हुआ है या पासवर्ड वाला चेंज हुआ है। तो इस तरीके से अगर किसी भी फील्ड का हमें नेम चाहिए होता है कि कौन सी फील्ड चेंज हुई है, तो उसके लिए इवेंट ऑब्जेक्ट के अंदर टारगेट के अंदर हमारे पास एक नेम एट्रीब्यूट होता है जिसको हम सेट कर सकते हैं टू ऑल द इनपुट्स। तो यहाँ से हमें फील्ड का नेम मिल जाएगा। फील्ड का नेम कैसे मिलेगा, फील्ड का नेम मिलेगा, एक वेरिएबल बना लेते हैं, इसको कह देते हैं फील्ड नेम, जो फील्ड चेंज हुई है ये हमें मिलेगा फ्रॉम इवेंट डॉट टारगेट डॉट नेम से, और यहाँ पे इवेंट रख लेते हैं और फिर इस फील्ड नेम को हम यहाँ से प्रिंट करवा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग हमारा फील्ड नेम। और ये फील्ड नेम कहाँ से आएगा, ये टारगेट के नेम से आएगा। तो टारगेट के अंदर नेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब इस इनपुट के अंदर नेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तो हमें यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी एक रखनी पड़ेगी। सिमिलरली हमें यूज़र नेम के लिए भी एक नेम प्रॉपर्टी रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ट्रिक ये है कि अगर नेम को आप कुछ भी यहाँ पे रखना चाहें वो हम नहीं रख सकते। अगर हम सोचें नेम को हम ABCD रख दें तो वो रख पाना पॉसिबल नहीं है। हमारा जो नेम हम अपने इनपुट एलिमेंट को देंगे वो हमारे स्टेट वेरिएबल के नेम के साथ मैच करना चाहिए। यानी स्टेट वेरिएबल के अंदर अगर फुल नेम को हमने इस तरीके से फुल नेम लिखा है तो यहाँ पर भी इनपुट एलिमेंट फुल नेम ही होना चाहिए। इसके पीछे का रीज़न क्या है, अगर इनपुट एलिमेंट फुल नेम होगा तो यहाँ पे भी फील्ड के नाम में क्या प्रिंट होके आएगा, यहाँ पे प्रिंट होके आएगा हमारे पास फुल नेम। तो इस फुल नेम वैल्यू को हम क्या यूज़ करेंगे, इस फुल नेम वैल्यू को हम यूज़ करेंगे स्टेट वेरिएबल के अंदर इस की को एक्सेस करने के लिए। तो ये की और ये वाली वैल्यू मैच हो, इसके लिए नेम का उसके साथ मैच होना ज़रूरी है। इसको एक बार सेव करते हैं एंड ओके, यहाँ पे हमें एक बार इस ऑन चेंज को हटाना पड़ेगा, यहाँ से भी हमें ऑन चेंज को हटाना पड़ेगा, तो हमारा फॉर्म हमें दिखाई देगा क्योंकि अभी हमारे पास वो फंक्शंस ही नहीं है। कंसोल के अंदर आ जाते हैं। डू वी हैव सम एरर्स, यू प्रोवाइडेड अ वैल्यू प्रॉप टू अ फील्ड विदाउट एन ऑन चेंज। तो बेसिकली कह रहा है कि आपने
क्या किया, फॉर्म के अंदर ऑन चेंज दिया ही नहीं, तो दैट इज अ वार्निंग। अभी के लिए हम इसको इग्नोर कर सकते हैं। तो अपने फुल नेम के अंदर अब हम जैसे ही चेंज करेंगे तो हमारे लिए क्या प्रिंट होगा, ओके, फुल नेम के अंदर ऑन चेंज के अंदर हम इस हैंडल इनपुट चेंज को सेंड कर सकते हैं। तो ऑन चेंज के अंदर वी आर गोइंग टू सेंड हैंडल इनपुट चेंज, और यही हैंडल इनपुट चेंज हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और इसे हम दे सकते हैं अपना यूज़र नेम। इसको सेव कर लिया। यहाँ पे बेसिकली हैंडल इनपुट चेंज इन्वोक होगा जैसे इनपुट के अंदर कोई चेंज आएगा और हमारे लिए फील्ड नेम प्रिंट हो जाएगा। तो रिफ्रेश कर लेते हैं। अब ऑन चेंज हमने दे दिया, इनपुट के अंदर चेंज किया, एस टाइप किया हमने। इनपुट के अंदर तो ऐसा कोई चेंज नहीं आया क्योंकि सेट तो कर ही नहीं रहे अभी स्टेट वेरिएबल को, पर क्या प्रिंट हो गया है, फुल नेम प्रिंट हो गया है। ऐसे ही अगर यूज़र नेम के अंदर चेंज करेंगे, कुछ भी टाइप करेंगे तो क्या प्रिंट हो गया है, यूज़र नेम प्रिंट हो गया है। यहाँ दोबारा फुल नेम के अंदर कुछ भी प्रिंट करेंगे, टाइप करेंगे तो फुल नेम प्रिंट हो गया है। 4 कैरेक्टर्स को टाइप किया था मैंने, और यूज़र नेम के अंदर 2 कैरेक्टर टाइप करेंगे तो क्या प्रिंट हो गया है, यूज़र नेम प्रिंट हो गया है। तो अब ऑन चेंज के अंदर हमारे पास उस फील्ड का नाम है जिसको हमें एक्सेस करना है, साथ के साथ यहाँ पे हमारे पास वो वैल्यू भी आ जाएगी। इसको हम अपनी न्यू वैल्यू कह सकते हैं। तो वैल्यू आएगी टारगेट डॉट वैल्यू से, और इस बार हम क्या प्रिंट करवाएंगे, अपनी न्यू वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे। इसको सेव कर लेते हैं। रिफ्रेश किया, यहाँ ए प्रिंट किया, ए आ गया, बी प्रिंट किया, बी आ गया, सी प्रिंट किया, सी आ गया। यूज़र नेम के अंदर भी ए प्रिंट करेंगे, ए आ गया, बी प्रिंट करेंगे, बी आ गया, सी प्रिंट करेंगे, सी आ गया। तो नई वैल्यू, नई अपडेटेड वैल्यू हमारे पास आ रही है। अब हमें क्या करना है, अपने स्टेट वेरिएबल के अंदर इस फील्ड को ढूंढ के उसको असाइन करनी है अपनी नई वैल्यू। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कैसे असाइन करते हैं न्यू वैल्यू, तो फॉर्म डेटा के अंदर हमें फुल नेम को यानी फील्ड नेम को ढूंढना है और उसके अंदर नई वैल्यू को असाइन करना है। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं अपना सेट फॉर्म डेटा मेथड। और सेट फॉर्म डेटा के अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पे क्योंकि हम ऑब्जेक्ट्स के साथ डील कर रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट्स के साथ जब भी डील करते हैं सिर्फ ऑब्जेक्ट की की को चेंज करना काफ़ी नहीं होता, हमें क्या करना पड़ता है, ऑब्जेक्ट को, पुरानी ऑब्जेक्ट को पूरी तरह रिकंस्ट्रक्ट करके एक नई ऑब्जेक्ट सेंड करनी पड़ती है, तभी हमारी जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर चेंज वैलिड माना जाता है रिएक्ट के अंदर। तो हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ अपना करंट डेटा जो है उसको यूज़ करेंगे, एंड करंट डेटा को यूज़ करके इसे थोड़ा सा अच्छे से सेट कर लेते हैं। करंट डेटा को यूज़ करके व्हाट वी आर गोइंग टू डू, सबसे पहले तो करंट डेटा के अंदर हम अपनी फील्ड को एक्सेस करेंगे। जो भी फील्ड नेम है, फील्ड नेम, उसे हम एक्सेस करेंगे। कैसे एक्सेस कर रहे हैं, हमें डॉट फील्ड नेम लिख के एक्सेस नहीं करना, हमें स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख के एक्सेस करना है। इस तरीके से जब हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लिख के एक्सेस करते हैं, इस तरीके से हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर अगर कोई भी वेरिएबल लिखते हैं तो इसे हम कहते हैं कंप्यूटेड प्रॉपर्टी नेम। कंप्यूटेड प्रॉपर्टी नेम कहने का मतलब है कि आप एक प्रॉपर्टी को तो एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो, पर आपके पास उस प्रॉपर्टी का एग्जैक्ट नाम नहीं है, आपके पास एक वेरिएबल है जिसमें उस प्रॉपर्टी का नाम है। मतलब फुल नेम है या यूज़र नेम है हमारे पास, वो तो स्ट्रिंग नहीं है, हमारे पास तो फील्ड नेम है जो एक वेरिएबल है। तो पहले अगर स्क्वायर ब्रैकेट्स अगर हम इस तरीके से यूज़ करते हैं तो पहले उस वेरिएबल की वैल्यू इवैल्यूएट होगी, उसके बाद उसकी वैल्यू यूज़ होगी। तो हमेशा जब भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी भी फील्ड नेम को हमें एक्सेस करना है रिएक्ट में, विल यूज़ दिस कंप्यूटेड प्रॉपर्टी वैल्यू। तो यहाँ पे फील्ड नेम को हम सेट कर देंगे टू दिस न्यू वैल्यू। तो इस तरीके से तो बस न्यू वैल्यू को सेट कर दिया हमने, पर अभी के लिए हमारी ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज नहीं आएगा क्योंकि सिर्फ की को चेंज करने से चेंज नहीं आता। हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी ऑब्जेक्ट को दोबारा रिटर्न करना पड़ेगा। कैसे रिटर्न करेंगे, या हम स्प्रेड कर सकते हैं अपने करंट डेटा को। तो करंट डेटा के अंदर चेंज कर दिया, फिर करंट डेटा को ही स्प्रेड करके एक नई ऑब्जेक्ट हमने रिटर्न कर दी। इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा हैंडल इनपुट चेंज हो गया, और इस बार जैसे ही फॉर्म डेटा के अंदर चेंज होगा स्टेट री रेंडर होगी। स्टेट री रेंडर होगी तो वैल्यू के अंदर चेंज आएगा, मतलब इस बार हमारे इनपुट के अंदर चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगे। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। इस बार फुल नेम के अंदर आई कैन टाइप माई नेम SHRADHA, तो वो चेंज यहाँ पे आएगा। यूज़र नेम के अंदर @SK, तो वो चेंज यहाँ पे हमारे पास आएगा। अभी भी एक चीज़ बाकी है कि जैसे ही हम इस फॉर्म को सबमिट करते हैं वैसे ही क्या हुआ, सारी की सारी चीज़ें एकदम से गायब हो गई। तो हम क्या चाहते हैं, इस डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को अगर हमें प्रिवेंट करना है तो यहाँ एक और इवेंट हैंडलर हम ऐड कर सकते हैं ऑन सबमिट के लिए। इसे कह देते हैं हैंडल सबमिट। लेट हैंडल सबमिट इज़ इक्वल टू, इसके अंदर हमारे पास हमारी इवेंट ऑब्जेक्ट आएगी, एंड वी आर गोइंग टू डू इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। तो प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट से पहले क्या हो रहा था, सारे के सारे ये चीज़ें वैल्यूज़ हमारे पास खाली हो जा रही थी। अब ऐसा नहीं होगा। रिफ्रेश करेंगे,
इफ़ आई राइट श्रद्धा हेयर, इफ़ आई राइट @SK, सबमिट किया, कुछ नहीं होगा। यानी जितने भी ऑपरेशंस बाय डिफ़ॉल्ट होते थे वो सारे के सारे अब प्रिवेंट हो गए। अब मुझे अगर इन वैल्यूज़ को सबमिशन के टाइम पे खाली करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आई हैव टू कॉल सेट फॉर्म डेटा एंड आई हैव टू सेट एवरीथिंग टू अ न्यू एम्प्टी एरे। यानी जो हमने शुरुआत में इनिशियलाइज किया था जिन वैल्यूज़ के साथ, उन्हीं के साथ मुझे रीसेट करना पड़ेगा वैल्यूज़ को, ताकि सबमिशन के टाइम पे सारी की सारी चीज़ें रीसेट हो जाएं। रिफ्रेश करेंगे, इस बार इफ़ आई राइट श्रद्धा एंड @SK, सबमिट किया, तो इस बार सारी चीज़ें खाली होंगी क्योंकि ये एक्शन है जो मुझे अलग से लेना पड़ा। अब जब भी हम रिएक्ट के अंदर, फॉर्म के अंदर सारे के सारे एक्शंस को प्रिवेंट करेंगे, अपनी खुद की स्टेट डालेंगे, कंट्रोल करेंगे सारे के सारे इनपुट एलिमेंट्स को, तो इस तरीके से एडिशनल चेंजेस हमें करने पड़ेंगे फॉर्म के अंदर, क्योंकि बाय डिफॉल्ट आपने सारे के सारे चेंजेस को रोक दिया। बट दिस इज जस्ट अ स्मॉल साइड इफेक्ट ऑफ हैविंग ऑल ऑफ दीज एडिशनल थिंग्स, एडिशनल फंक्शनैलिटीज दैट वी गेट विद रिएक्ट। अब इसके अंदर यहाँ पे जो हमारा हैंडल इनपुट चेंज है, इसे हम चाहें तो और बेटर तरीके से लिख सकते हैं। जैसे हमारा करंट फील्ड इनपुट इस तरीके से जो हमने लिखा है, इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, वी कैन बेसिकली रिटर्न द करंट डेटा इटसेल्फ। करंट डेटा को ही रिटर्न कर देंगे, बस उसके अंदर एक छोटा सा चेंज करके हम भेज देंगे। करंट डेटा के अंदर क्या चेंज करेंगे, करंट डेटा के अंदर जो हमारा फील्ड नेम है उसकी जगह हम अपनी न्यू वैल्यू असाइन करके भेज सकते हैं। तो ये भी एक करेक्ट फॉर्मेट होता है चीज़ों को लिखने का, कि हमें करंट डेटा तो वैसे का वैसा चाहिए स्प्रेड करके, बस उसके अंदर जो हमारा फील्ड नेम था वो यहाँ पे कंप्यूट होगा एंड फिर उसके अंदर नई वैल्यू हमारे पास असाइन होगी। इस केस में भी सारी की सारी चीज़ें वर्क करेंगी। क्या करते हैं, यहाँ पे हम console.log करके सबमिशन के बाद प्रिंट करवा लेते हैं अपने फॉर्म डेटा को। तो इसको सेव कर लेते हैं एंड इसको टेस्ट करते हैं सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं क्या। ओके, न्यू वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड। अच्छा, दिस इज सपोज टू बी न्यू वैल्यू। रिफ्रेश किया, यहाँ हमने लिखा श्रद्धा खापरा, यहाँ मैंने लिख दिया यूज़र नेम में @SK, सबमिट किया, तो हमारे पास सबमिशन हो गया, सारी चीज़ें खाली हो गई, अच्छे से वर्क कर गई एंड हमारे पास पूरी की पूरी वैल्यूज़ आ गई। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये मुझे सबमिशन का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे फॉर्म के इनपुट की वैल्यूज़ चाहिए, किसी भी पॉइंट पे फुल नेम ये जो स्टेट वेरिएबल होगा, यूज़र नेम ये जो स्टेट वेरिएबल होगा ऑब्जेक्ट के अंदर, इनको हम एक्सेस करके अपने फॉर्म की वैल्यूज़ को कभी भी कहीं भी कोड के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट होता है रिएक्ट के अंदर स्टेट का। एंड ऑल्सो व्हाट वी कैन डू नेक्स्ट इज, ये जो फील्ड नेम और न्यू वैल्यू वाले अलग अलग वेरिएबल्स हम मेंटेन कर रहे हैं, इसकी जगह डायरेक्टली हम इन वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं। फील्ड नेम की जगह हम यूज़ कर सकते हैं event.target.name एंड इसकी जगह event.target.value। तो ये फंक्शन हमारा और थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। सेव कर लिया एंड ये वाला जो हमारा सिंटैक्स होता है ये आपको काफ़ी बार, अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखोगे, अगर आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो रिएक्ट रिलेटेड, तो इस तरीके से आपको काफ़ी बार ये जो सिंटैक्स है देखने को मिलेगा जब भी फॉर्म्स के अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं। तो हम भी इसी तरीके से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, इससे भी कोई चेंज नहीं आएगा, फंक्शनैलिटी सारी की सारी सेम रहेगी, ये बस हमारा कोड को डिफरेंट तरीके से लिखने का तरीका है। अब एक और चीज़ हम कर सकते हैं, दैट इज़ टू ऐड वन पासवर्ड फील्ड। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहाँ एक पासवर्ड के लिए भी फील्ड ऐड कर देते हैं। इसको नाम हम देंगे पासवर्ड, नेम में भी पासवर्ड, यूज़र नेम में भी पासवर्ड, वी कैन ऑल्सो गिव इट अ टाइप ऑफ पासवर्ड। यहाँ हम कहेंगे एंटर पासवर्ड एंड इसके लेबल में लिख देते हैं पासवर्ड। साथ के साथ और कोई चेंज हमें करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक स्टेट वेरिएबल के अंदर पासवर्ड वाला फील्ड हमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा जो शुरुआत में खाली होगा। एंड साथ के साथ जब हम रीसेट करेंगे वैल्यूज़ को तो पासवर्ड को भी हम रीसेट कर देंगे। यहाँ पे हैंडल इनपुट चेंज, वही सेम हैंडलर हमें कॉल करना है और बस फॉर्म डेटा की जगह उसका पासवर्ड प्रिंट करवाना है। रिफ्रेश किया, ये हमारा फॉर्म आ गया। इस बार इफ आई टाइप श्रद्धा खापरा और यूज़र नेम के अंदर @SK, पासवर्ड के अंदर ABCD लिख देते हैं, सबमिट किया, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई इस तरीके से एक सिंगल ऑब्जेक्ट की फॉर्म में। तो इस तरीके से हम रिएक्ट के अंदर अपने फॉर्म्स को यूज़ करते हैं, उनकी स्टेट को सेव करवाते हैं ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में, और उनके लिए अगर हमारे पास मल्टीपल इनपुट्स हैं तो हम कॉमन हैंडलर्स को क्रिएट कर सकते हैं। अब फॉर्म्स के अंदर नेक्स्ट हम अपनी लर्निंग्स को प्रैक्टिस करने वाले हैं बाय क्रिएटिंग अ न्यू फॉर्म विच विल बी आवर कमेंट्स फॉर्म। यानी हम अज्यूम करते हैं कि हमने कोई सोशल मीडिया बेस्ड ऐप बनाई है, उस ऐप को हमने रिएक्ट से बनाया और उसके अंदर अब हम कोई कमेंट्स के लिए एक कंपोनेंट बनाने वाले हैं विच विल बी कॉल्ड द कमेंट्स फॉर्म। अब कमेंट्स फॉर्म के अंदर हम जब भी कोई कमेंट ले रहे हैं तो एक तो हमें
ये इन्फॉर्मेशन लेनी है कि किस यूज़र ने हमें हमारे लिए वो कमेंट भेजा है, यूज़र नेम हमें लेना है। हम रिमार्क ले सकते हैं। रिमार्क इज़ बेसिकली अ कमेंट इटसेल्फ, यानी वाज इट अ गुड मूवी, क्या बैड मूवी थी, या बहुत ही अच्छा लगा, ख़राब लगा, गुड प्लेस टू विजिट। जैसे हमने अपने मेजर प्रोजेक्ट के टाइम पे बनाया था कमेंट्स, वैसे ही हम यहाँ पे इसे रिमार्क करें। और एक हम रेटिंग ले सकते हैं। रेटिंग के अंदर विल कीप द रेटिंग्स फ्रॉम 1 to 5, तो 1 से लेके 5 तक आप कोई भी रेटिंग दे सकते हो। किसी भी प्रोडक्ट के कमेंट्स के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। हम अभी के लिए अज्यूम कर रहे हैं कोई सोशल मीडिया ऐप है, या सोशल मीडिया ऐप नहीं करना तो मूवी रेटिंग, बुक माई शो जैसी कोई ऐप हम अज्यूम कर रहे हैं, उसके लिए हम ये कॉम्पोनेंट डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इसको डिज़ाइन करने के साथ साथ हमारी एक तो फॉर्म्स की अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। दैट इज़ आर मेन मोटिव बिहाइंड दिस। सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन क्रिएट अ न्यू कॉम्पोनेंट कॉल्ड कॉमेंट्स फॉर्म, या हाँ कॉमेंट्स फॉर्म इसको हम बोल देते हैं .jsx export default function our comments form। एंड यहाँ से अभी के लिए हम रिटर्न कर देते हैं और div जिसके अंदर we have 1h4 give a comment something like this, give a comment, let's save it and we're going to import it in our app.jsx और यहाँ हम अपने कमेंट्स फॉर्म को शो करवाएंगे। सेव एंड रिफ्रेश किया, कमेंट्स फॉर्म्स इज नॉट डिफाइंड, कमेंट्स फॉर्म। ओके, सो दिस इज आवर कमेंट फॉर्म जिसके अंदर वी डोंट हैव अ फॉर्म राइट नाउ। तो यहाँ पे अब हम अपने फॉर्म को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। लेट्स क्रिएट अ फॉर्म। फॉर्म के अंदर हमें पता है हमें इनपुट एलिमेंट चाहिए। इनपुट के अंदर, या इसे इस तरीके से हम रख सकते हैं, इनपुट के अंदर सबसे पहले वी कैन हैव अ प्लेस होल्डर फॉर यूज़र नेम। वी कैन हैव इंस्टेड ऑफ एन इनपुट वी कैन हैव अ टेक्स्ट एरिया। इसे इनपुट बना लेते हैं। इसका टाइप हम रखने वाले हैं टेक्स्ट, इसे हम कह देते हैं रेटिंग, एंड इसका टाइप हम रख सकते हैं सम नंबर। साथ के साथ वी कैन गिव अ टेक्स्ट एरिया फॉर आवर कमेंट्स। तो टेक्स्ट एरिया के अंदर हम लिख सकते हैं कमेंट्स, या इसको कह सकते हैं रिमार्क्स। सेव किया। सो दिस इज़ आवर फॉर्म। फॉर्म के अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग ऐड कर देते हैं, नेक्स्ट लाइन ऐड करके। लेट्स कॉपी दिस एंड फाइनली अ बटन विच विल बी द सबमिट बटन, या इसको हम ऐड कमेंट लिख देते हैं, ऐड कमेंट। सेव। तो ये हमारे पास फॉर्म आ गया। अब फॉर्म की स्टाइलिंग को हम चाहें तो चेंज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज की जा सकती हैं, बट वी आर नॉट गोइंग टू फोकस ऑन द स्टाइलिंग, वी आर गोइंग टू फोकस ऑन आवर रिएक्ट कॉन्सेप्ट्स। ये हमारे यूज़र नेम फिल करने के लिए ऑप्शन आ गया है, ये हमारा रिमार्क्स ऐड करने के लिए ऑप्शन आ गया है, एंड ये हमारी कोई भी रेटिंग हम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। हम चाहें तो इनपुट को कोई मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू दे सकते हैं। अपने नंबर वाले रेटिंग वाले इनपुट को वी कैन गिव इट अ मिनिमम वैल्यू ऑफ 1 एंड अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 5। इसको सेव कर लिया। अब यहाँ हम सिर्फ 1 ही लिख पाएंगे, वी कैन नॉट राइट 12 एंड सबमिट इट। तो यहाँ पे हमारे पास जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन होती है जो फॉर्म के अंदर आती है वो हमारे पास आ जाएगी, वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 5। तो इस तरीके से वैलिडेशन आ गई, ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। अब फॉर्म को हम एसोसिएट करने वाले हैं विद स्टेट। तो स्टेट के लिए लेट्स क्रिएट अ स्टेट वेरिएबल कॉल्ड फॉर्म डेटा, और इसके लिए मेथड बना लेते हैं सेट फॉर्म डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट। यूज स्टेट के अंदर एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ इसे हम इनिशियलाइज कर देते हैं। एक हमारे पास यूज़र नेम आ जाएगा जो शुरुआत में एम्प्टी होने वाला है, रिमार्क्स आ जाएंगे, ये भी शुरुआत में एम्प्टी होने वाले हैं, एंड साथ के साथ वील हैव अ रेटिंग विच इज़ गोइंग टू बी एम्प्टी इन द स्टार्ट। या शुरुआत में रेटिंग की वैल्यू हम 5 रख सकते हैं, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम चाहते हैं सारे के सारे प्रोडक्ट्स की रेटिंग 5 आउट ऑफ 5 हो, सो वी कैन कीप इट 5 इफ़ वी वांट। एंड सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं इन सब के लिए वैल्यू को हम असाइन कर सकते हैं टू फॉर्म डेटा डॉट यूज़र नेम। इसके लिए जो वैल्यू है यहाँ पर टेक्स्ट एरिया पर, टेक्स्ट एरिया की वैल्यू को असाइन कर सकते हैं टू रिमार्क्स, एंड यहाँ पे वैल्यू को असाइन कर सकते हैं टू रेटिंग। तो अब फॉर्म के अंदर स्टार्टिंग में जो वैल्यू हमारे पास आएगी यहाँ पे दिस विल बी एम्प्टी, दिस विल बी एम्प्टी, दिस विल ऑल्सो बी एम्प्टी। वी कैन ऐड अ प्लेस होल्डर इन टेक्स्ट एरिया टू, वी कैन कॉल द प्लेस होल्डर टू बी रिमार्क्स।
ऐड फ्यू रिमार्क्स। तो ये हमारे पास एक और प्लेस होल्डर आ गया। तो सारी चीज़ें मैची लग रही हैं बिकॉज वी हैव ऑल द प्लेस होल्डर्स एंड ऑल द इनपुट्स नाउ। ओके, नेक्स्ट चीज़ जो हम करने वाले हैं वो अपने लिए एक इनपुट हैंडलर हम क्रिएट करेंगे। तो एक फंक्शन बना लेते हैं हैंडल इनपुट चेंज। हैंडल इनपुट चेंज के अंदर वील हैव द इवेंट। हम चाहें तो पुराने से भी कॉपी कर सकते हैं, बट थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी, चीज़ें याद हो जाएंगी, तो इसीलिए हम स्क्रैच से लिख रहे हैं चीज़ें। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सेट फॉर्म डेटा। सेट फॉर्म डेटा के अंदर हमारे पास हमारा करंट डेटा जो है, उस करंट डेटा के ऊपर हमें कुछ चेंजेस करने हैं। क्या चेंजेस करने हैं? हमें यहाँ से रिटर्न करनी है अपनी एक नए ऑब्जेक्ट जिसके अंदर हम स्प्रेड करेंगे एक तो अपने करंट डेटा को, प्लस उसमें हमारी इवेंट के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज़ कर लेते हैं। इवेंट के अंदर जो टारगेट डॉट नेम हमारा जो फील्ड नेम है उसके लिए नई वैल्यू जो हम असाइन करने वाले हैं, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। इसे सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा हैंडल इनपुट चेंज हो गया। प्लस फॉर्म का थोड़ा डिफ़ॉल्ट बिहेवियर प्रिवेंट करने के लिए ऑन सबमिट भी एक दे देते हैं। इसे ऑन सबमिट के लिए एक मेथड बना लेते हैं, लेट हैंडल सबमिट इज इक्वल टू। सबसे पहले तो हम डेटा प्रिंट करवा देंगे हमारे फॉर्म से क्या डेटा आया, तो वो फॉर्म डेटा के अंदर प्रिंट हो जाएगा। एंड उसके बाद हम अपने इवेंट ऑब्जेक्ट से इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट को कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हैंडल सबमिट आ जाएगा। हमारे इनपुट के अंदर थोड़ी सी स्पेसिंग क्रिएट करते हैं यहाँ पे। ओके, हमारे इस इनपुट के अंदर क्या आएगा? इनपुट के अंदर ऑन चेंज में वी विल हैव हैंडल इनपुट चेंज। सेम ही चीज़ हमें अपने टेक्स्ट एरिया के अंदर ऐड करनी है और ये सेम चीज़ हमें अपने रेटिंग के अंदर ऐड करनी है। इसको सेव कर लेते हैं। तो ये हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से आ जाएगा। साथ के साथ हम हर एक इनपुट के साथ एक लेबल ऐड कर सकते हैं। लेबल ऐड करने के लिए वी कैन राइट द लेबल हियर। वी कैन कीप द लेबल एज यूज़र नेम। इस वाले लेबल के अंदर हम ऐड करेंगे, वी कॉल इट रिमार्क्स। एंड यहाँ पे ये जो टेक्स्ट एरिया वाला रिमार्क्स है इसे हम चाहें तो हटा सकते हैं। एंड इनपुट से पहले भी एक लेबल ऐड कर देंगे, इसको कहेंगे रेटिंग। सेव। तो ये हमारे सारे के सारे लेबल्स आ गए। साथ के साथ व्हाट वी कैन डू इज लेबल में ओके, सेम मिस्टेक मैंने भी कर दी। HTML फॉर हमें यूज़ करना है। HTML फॉर में यहाँ पे यूज़र नेम आएगा, यूज़र नेम, एंड वही सेम चीज़ हमारी ID में आएगी। ID में भी हम ऐड करेंगे यूज़र नेम। यहाँ पे भी HTML फॉर के अंदर हमारा रिमार्क आएगा एंड यहाँ पर भी ID के अंदर वील कीप रिमार्क। यहाँ पे फॉर के अंदर HTML फॉर के अंदर हमारे पास रेटिंग आएगी एंड यहाँ भी ID के अंदर हमारा रेटिंग हम लिख रहे होंगे। आई थिंक वैल्यू हमने यूज़ कर लिया, ऑन चेंज यूज़ कर लिया, ID यूज़ कर लिए। एक और चीज़ बाकी है विच इज़ सपोज टू बी नेम। नेम क्यों चाहिए हमें? नेम हमें इसलिए चाहिए ताकि ये टारगेट डॉट नेम को हम एक्सेस कर सकें। तो एक नेम भी ऐड कर सकते हैं। नेम के अंदर भी सेम वैल्यूज़ आएंगी जो हमने कहाँ पे दी हैं, जो हमने अपनी इस ऑब्जेक्ट के अंदर दी हैं। तो हमारे पास यूज़र नेम आएगा। यहाँ पे नेम की बात करेंगे तो हमारे पास रिमार्क आएगा। ये हमने रिमार्क्स दिया है, दिस इज़ रिमार्क्स। सो यहाँ पे भी हम रिमार्क्स ही ऐड करना पड़ेगा हमें। इन सबको वैसे हम रिमार्क्स भी कर सकते हैं, ऐड फ्यू रिमार्क्स, रिमार्क्स। एंड यहाँ पे नेम के अंदर हम देने वाले हैं रेटिंग। इसको सेव कर लेते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तो नहीं कहेंगे, सिंपल ही था हमारे फॉर्म को लिखना, बस थोड़ा सा लेंथ वाइज काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स हमने अपने फॉर्म के अंदर ऐड कर दिए। रिफ्रेश कर लेंगे इसे एक बार एंड इंस्पेक्ट करके इन आर कंसोल विंडो। आई एम गोइंग टू ऐड अ यूज़र नेम। लेट्स सपोज माई यूज़र नेम इज़ @SK। रिमार्क्स के अंदर ग्रेट जॉब, समथिंग लाइक दिस। रेटिंग के अंदर आई एम गोइंग टू गिव इट अ रेटिंग ऑफ 4। ऐड कर दिया कमेंट ऐड हो गया। तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई। हम चाहें तो एक और ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज इस बार यूज़र नेम इज़ अपना कॉलेज एंड यहाँ पे नॉट सो गुड। वी आर गोइंग टू गिव इट अ रेटिंग ऑफ लेट्स से 1। ऐड कर दिया कमेंट, तो ये हमारा नया कमेंट हमारे पास ऐड हो गया।
अभी रीसेट हम नहीं कर रहे अपने फॉर्म के फील्ड्स को, तो रीसेट करने के लिए व्हाट वी कैन डू इज़ यहाँ पे दोबारा से सेट फॉर्म डेटा को हम कॉल कर सकते हैं और उसके अंदर ये जो इनिशियलाइज किया था एम्प्टी वैल्यूज़ के साथ, इन्हीं को वापस से सेव कर सकते हैं। तो इस बार रिफ़्रेश करके जब हम ऐड करेंगे @SK ग्रेट रेटिंग ऑफ 4 ऐड किया कमेंट, तो इस बार सारी की सारी वैल्यूज़ रिफ्रेश हो गई प्लस रेटिंग के अंदर 5 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इनिशियलाइज ही 5 के साथ किया है अपनी रेटिंग को, और ये हमारे पास हमारे फॉर्म का डेटा आ गया जिसे हमने सबमिट करने की कोशिश की थी। तो ये हमने बना लिया अपने कमेंट्स फॉर्म को। नेक्स्ट चीज़ जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं वो ये है कि इस फॉर्म के डेटा को जब हमारे लिए सबमिट हो गया, हमें ये मिल गया, तो हम किस तरीके से डिस्प्ले करा सकते हैं। इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू जब हमने टू डू लिस्ट बनाई थी, तो टू डू लिस्ट के अंदर हम इनपुट ले रहे थे वैल्यूज़ को, और जैसे ही हम ऐड टू डू कर रहे थे वो फिर हमारी लिस्ट के अंदर आके ऐड हो रहा था। और इस बार हमें क्या करना है, इस बार हमें कमेंट्स की एक तरीके से लिस्ट बनानी है। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक और हुक के बारे में, विच इज़ कॉल्ड यूज़ इफेक्ट। जैसे हमने यूज़ स्टेट को यूज़ किया था वैसे ही हम यूज़ इफेक्ट को यूज़ करने वाले हैं। अब यूज़ इफेक्ट किस लिए यूज़ होता है? बेसिकली जब भी हमारे सारे जो कंपोनेंट है या कोई भी कंपोनेंट अगर फर्स्ट टाइम रेंडर होता है, तो उस केस में यानी फर्स्ट टाइम रेंडर होने में अगर हम कुछ काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। या फॉर एग्जांपल जब भी कभी हमारा कंपोनेंट रेंडर हो, यानी किसी भी टाइम, फर्स्ट टाइम हो, सेकंड टाइम हो, 100 टाइम हो, जब भी कंपोनेंट रेंडर हो, अगर उस टाइम पे हम कुछ काम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए हम यूज़ इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली हमारे स्टेट वेरिएबल्स के अंदर अगर कोई चेंज है, जिस चेंज के बेसिस पे हम कोई साइड इफेक्ट लाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई स्टेट वेरिएबल हमने क्रिएट किया, उस स्टेट वेरिएबल के अंदर अगर कोई चेंज आएगा तभी तो री रेंडरिंग होगी। अगर चेंज आ रहा है और उस चेंज को हम ट्रैक करना चाहते हैं और उस चेंज को ट्रैक करने के बाद अगर कभी भी चेंज आएगा तो उसके बेसिस पर अगर हम कुछ भी कंडीशन के बेसिस पे काम करवाना चाहते हैं तो उन कामों को हम साइड इफेक्ट्स कहते हैं, या फिर रिएक्ट के अंदर हम उन्हें इफेक्ट्स कहते हैं। तो यूज़ इफेक्ट बेसिकली यूज़ होता है जब भी हमें कुछ साइड इफेक्ट लाना होता है, डिपेंडिंग अपॉन अगर हमारे कॉम्पोनेंट के अंदर कुछ चेंज आया है या नहीं आया है। इसको यूज़ करने के एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कुछ डेटा फेच करना है, यानी हम कोई API की कॉल कर रहे हैं, तो API की कॉल करेंगे तो कुछ चेंज होगा तो उस टाइम पे अगर हम कुछ भी करना चाह रहे हैं, यानी नया कंपोनेंट जब रेंडर हो रहा है तो उस टाइम पे अगर हम कुछ भी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम यूज़ इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू आर सेटिंग अप अ सब्सक्रिप्शन, या हम मैन्युअली डॉम के अंदर कोई भी चेंज करना चाह रहे हैं रिएक्ट कंपोनेंट्स के अंदर, तो इस तरीके के सारे एग्जाम्पल्स हैं साइड इफेक्ट्स के। अब अभी एज सच थ्योरेटिकली हमें यूज़ इफेक्ट समझ नहीं आएगा, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम यूज़ इफेक्ट को स्टडी करने के लिए बेसिकली अपने काउंटर कंपोनेंट को रिक्रिएट करेंगे। हम क्या करेंगे, यूज़ इफेक्ट को समझने के लिए वी आर गोइंग टू क्रिएट अ न्यू कंपोनेंट कॉल्ड काउंटर, और काउंटर के अंदर वही सेम चीज़ हमें करनी है, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन। जिस तरीके का काउंटर हमने स्टेट को पढ़ते टाइम क्रिएट किया था, इसे JSX कर लेते हैं, फंक्शन काउंटर, एंड इसके अंदर हम रिटर्न कर देंगे बेसिकली अपना एक डिव, जिसके अंदर H3 में हम लिख सकते हैं काउंट इज इक्वल टू समथिंग। तो यहाँ पे अपना एक हम वेरिएबल बना लेते हैं, लेट काउंट एंड सेट काउंट इज इक्वल टू यूज स्टेट, जिसके अंदर काउंट को इनिशियलाइज कर देंगे हम 0 के साथ। ऑल्सो यहाँ पे अपने काउंट वेरिएबल को हम प्रिंट कर देंगे। तो ये हमारा काउंट वेरिएबल हो गया। अब इसके अंदर चेंजेस लाने के लिए वी कैन क्रिएट अ बटन, इसको हम +1 कर देते हैं। तो बटन एक फंक्शन को, जिसको हम कह देते हैं इंक्रीज काउंट के अंदर हम सेट काउंट में बेसिकली अपने काउंट को इंक्रीज करेंगे। तो जो भी हमारा अभी करंट काउंट चल रहा था, द न्यू काउंट इज गोइंग टू बी करंट काउंट +1। इस तरीके से हम सेट काउंट कर देंगे, और बटन के ऑन क्लिक पर वी आर गोइंग टू ट्रिगर दिस इंक्रीज काउंट। इतना पार्ट हमें अभी के लिए क्लियर है। हम क्या कर सकते हैं, अपने app.jsx में जाके काउंटर को इंपोर्ट कर सकते हैं, एंड यहाँ हम अपने काउंटर को प्रिंट करवा लेंगे। इसको सेव कर दिया एंड रिफ्रेश किया, तो अभी क्या है, जैसे ही ++++ करेंगे इस तरीके से हमारा काउंटर जो है वो हमारे लिए काउंट को इंक्रीज कर देगा। तो ये तो नॉर्मल हमने स्टेट को यूज़ किया। अब अगर हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारे पेज के अंदर कभी भी रेंडरिंग हो, रेंडरिंग कब होती है, जनरली रेंडरिंग होती है फर्स्ट टाइम, जब पहली बार हमारी वेबसाइट हमें दिखाई देती है,
और उसके बाद री रेंडरिंग होती है। री रेंडरिंग कहने का मतलब जब भी कोई स्टेट वेरिएबल चेंज होगा तब हमारा पेज री रेंडर होगा, वो कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो रेंडरिंग होती है फर्स्ट टाइम एंड उसके बाद री रेंडरिंग होती है। हम चाहते हैं चाहे रेंडरिंग हो चाहे री रेंडरिंग हो, कभी भी अगर हम कुछ चेंज लेके आना चाहते हैं या कुछ भी काम करवाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अगर हमें प्रिंट करवाना है उस टाइम पे, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ इफेक्ट को कॉल करेंगे। अब यूज़ इफेक्ट को यूज़ करने के 3 तरीके होते हैं, 3 मेजर तरीके। हम क्या करते हैं, जैसे हमने यूज स्टेट को लिखा वैसे ही हम यूज इफेक्ट को लिखते हैं, विच इज़ बेसिकली अ मेथड, अ फंक्शन। इसके अंदर पहला केस हमारे पास होता है जिसमें हम इसके अंदर किसी फंक्शन को पास करते हैं और इस फंक्शन को हम बेसिकली अपना सेटअप कहते हैं। इफ़ वी गो टू द ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन ऑफ रिएक्ट, तो यहाँ पे यूज इफेक्ट इज अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू सिंक्रोनाइज अ कॉम्पोनेंट विद एन एक्सटर्नल सिस्टम। तो बेसिकली हमारा जो इंटरनल कॉम्पोनेंट है उसको सिंक्रोनाइज कर रहे हैं किसी और चीज़ के साथ, किसी, तो कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है उसके केसेस अभी हम पढ़ेंगे। बट उससे पहले यूज़ इफेक्ट को यूज़ करने के लिए हमारे पास 2 पैरामीटर्स होते हैं। इनमें से एक होता है हमारा सेटअप विच इज़ बेसिकली अ फंक्शन, दूसरा होता है कुछ डिपेंडेंसीज और ये ऑप्शनल होते हैं। तो अभी के लिए डिपेंडेंसीज को छोड़ देते हैं, सिर्फ अपने फंक्शन के ऊपर ध्यान देते हैं। तो यूज़ इफेक्ट के अंदर हम अपने एक फंक्शन को पास कर सकते हैं और जैसे ही स्टेट में कुछ भी चेंज आएगा, यानी कंपोनेंट जैसे ही रेंडर करेगा या री रेंडर करेगा, वैसे ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन एक तरीके से हमारा साइड इफेक्ट है। कोई भी रेंडरिंग होगी तो उसका साइड इफेक्ट क्या होगा, इस फंक्शन का एग्जीक्यूट होना। हम चाहते हैं जैसे ही री रेंडरिंग हो, काउंट इंक्रीज हो, हम कुछ प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले तो जैसे हमने यूज स्टेट को रिक्वायर किया है वैसे ही हम रिएक्ट से अपने यूज इफेक्ट को रिक्वायर कर सकते हैं और फिर यहाँ हम उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के अंदर हमें कोई फंक्शन पास करना है, तो इस फंक्शन को हम कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको हम कह सकते हैं प्रिंट समथिंग एंड इसमें बेसिकली हम प्रिंट करवाएंगे console.log दिस इज अ साइड इफेक्ट एंड इसे कर लेंगे सेव। अब जैसे ही फर्स्ट टाइम हमारा पेज रेंडर होगा वैसे ही क्या हो रहा है, 2 बार हमारे लिए दिस इज अ साइड इफेक्ट प्रिंट होके आएगा। 2 बार इसलिए प्रिंट होके आ रहा है क्योंकि app.jsx तो नहीं, हमारा जो main.jsx है उसके अंदर हम react.strict मोड यूज़ कर रहे हैं। इसको कमेंट आउट कर देंगे तो ओके, इसे अगर हम इस तरीके से इफ़ वी डिसाइड टू कमेंट इट आउट, तो उसके बाद हमारे लिए एक ही बार प्रिंट होकर आएगा क्योंकि हमारा कंपोनेंट क्या हुआ है, एक ही बार रेंडर हुआ है। बट अभी के लिए इसको हम रख सकते हैं सेव एंड क्रॉस भी कर देते हैं। तो रिफ्रेश किया तो फर्स्ट टाइम तो एक बार प्रिंट होके आ गया क्योंकि हमारे लिए कंपोनेंट एक बार रेंडर हुआ। पर जैसे ही हम +1 करेंगे स्टेट चेंज हो गई और ये क्या हो गया, एक और बार प्रिंट हो गया। दोबारा करेंगे एक और बार प्रिंट हो गया, दोबारा करेंगे एक और बार प्रिंट हो गया, दोबारा करेंगे एक और बार प्रिंट हो गया। यानी अगर हमने यूज इफेक्ट के अंदर कोई फंक्शन लिखा है तो स्टेट के अंदर किसी भी वेरिएबल के अंदर कोई भी चेंज आए, मतलब बेसिकली कंपोनेंट अगर री रेंडर हुआ, ये काउंटर कंपोनेंट री रेंडर हुआ, तो फिर ये साइड इफेक्ट हमारे लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ये मतलब होता है यूज इफेक्ट को यूज करने का। अब ये तो हमने सिर्फ अपने सेटअप फंक्शन को यहाँ पे पास कर दिया, उसके अलावा हमारे पास 2 और केसेस होते हैं अपनी डिपेंडेंसीज को यूज करने के। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि यूज इफेक्ट के अंदर हम डिपेंडेंसीज को कैसे पास कर सकते हैं। तो डिपेंडेंसीज कहने के हमारे पास 2 केसेस होते हैं और डिपेंडेंसीज आती कैसे हैं, ये डिपेंडेंसीज की जब हम बात कर रहे हैं, दीज आर नथिंग बट आर स्टेट वेरिएबल्स। फॉर एग्जाम्पल अभी तो हमारे पास सिर्फ काउंट है, पर इस काउंट को हम काउंट x और हम एक और वेरिएबल क्रिएट कर देते हैं काउंट y। इसको भी हम काउंट x बोलेंगे, इसे हम काउंट y बोलेंगे, दोनों को हम 0 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। एक होगा हमारा इंक्रीज काउंट x, सेट काउंट x, ये हमारा एक फंक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से हम एक और फंक्शन बना लेंगे इंक्रीज काउंट y, जहाँ पे हम सेट करेंगे अपना काउंट y। यहाँ पे हमने h1 बनाया है, उसी तरीके से हम यहाँ पर काउंट x को प्रिंट करवाएंगे, इंक्रीज काउंट x, यहाँ पर हम काउंट y को प्रिंट करवाएंगे, काउंट y एंड इंक्रीज काउंट y। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश कर लिया। अभी जो साइड इफेक्ट है वो ट्रिगर हो रहा है, हमारा यूज इफेक्ट का जो फंक्शन है वो ट्रिगर होगा विद एवरी री रेंडर। यानी हम इसको इंक्रीज करेंगे तो भी ट्रिगर होगा, हम इसको इंक्रीज करेंगे तो भी ट्रिगर होगा, इसे इंक्रीज करेंगे तो भी ट्रिगर होगा। इस बार जब भी कोई स्टेट वेरिएबल के अंदर कोई भी चेंज आ रहा है, हमारा यूज इफेक्ट ट्रिगर हो रहा है। बट हम चाहते हैं हमारा जो यूज इफेक्ट है सिर्फ काउंट x पे ट्रिगर हो, काउंट y पे ट्रिगर ना हो। तो उसके लिए वी कैन पास इट अ डिपेंडेंसी। तो यहाँ पर जो हमारा सेकंड पैरामीटर होगा उसमें एरे की फॉर्म में इस तरीके से स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हम डिपेंडेंसीज पास कर सकते हैं कि हम चाहते हैं ये जो ट्रिगर हो, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो, वो सिर्फ काउंट x वाले चेंज पर ही एग्जीक्यूट हो।
तो उसके लिए सेव कर सकते हैं, रिफ्रेश कर लेंगे। फर्स्ट टाइम तो एग्जीक्यूट हो ही रहा है, पर अगर अब मैंने काउंट x को किया तो एग्जीक्यूट हो गया, पर काउंट y को मैं इंक्रीज कर दूंगी, स्टेट को चेंज कर दूंगी, कंपोनेंट भी रीरेंडर हो रहा है, पर यहाँ पे कुछ प्रिंट होके नहीं आ रहा। काउंट x के केस में प्रिंट होके आ रहा है, काउंट मेरा इंक्रीज कर रहा है यहाँ पर भी, पर काउंट y के केस में कुछ प्रिंट होके नहीं आ रहा। तो इस तरीके से अगर हम चाहते हैं कि स्पेसिफिक स्टेट वेरिएबल के चेंज पर हमारा यूज इफेक्ट एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए उसे हम पास कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ दी स्क्वायर ब्रैकेट्स। हम चाहते हैं दोनों केसेस में हो, तो एक तो है कि बिल्कुल भी हम कुछ भी ना लिखें, उस केस में भी दोनों में होगा, और इस बार अगर हम x को इंक्रीज करें या हम y को इंक्रीज करें, दोनों के केसेस में हमारा जो साइड इफेक्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब एक और तरीका होता है, ये तो हो गया हमारा पहला तरीका जिसमें हम एरे पास कर रहे हैं और उसमें हम स्टेट वेरिएबल 1 पास कर रहे हैं, स्टेट वेरिएबल 2, स्टेट वेरिएबल 3, इस तरीके से। दूसरा तरीका होता है व्हेन वी पास एन एम्प्टी एरे। उस केस का क्या मतलब होता है कि जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर करेगा सिर्फ तभी साइड इफेक्ट होगा, उसके बाद अगर री रेंडर करता है तो री रेंडर के केसेस में हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो री रेंडर के केस में फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो उसके लिए यहाँ पे सिर्फ एम्प्टी एरे हम पास करेंगे। रिफ्रेश किया, अभी क्या हुआ, फर्स्ट टाइम एग्जीक्यूट हुआ है तो प्रिंट होके आ गया, बट इस बार अगर स्टेट में चेंज हो रहा है और कंपोनेंट री रेंडर कर रहा है तो इस बार हमारी स्टेट के अंदर, इस बार हमारे यूज इफेक्ट की वजह से हमारे कंसोल के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम अपने यूज इफेक्ट को यूज़ कर सकते हैं, और यूज़ करने के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा क्या हम अपने कंपोनेंट के अंदर कुछ ऐसा चेंज लेके आना चाहते हैं जो सिर्फ एक ही बार हमें चाहिए फर्स्ट टाइम कंपोनेंट जब री रेंडर हो रहा है, क्या हम एक ऐसा चेंज लेके आना चाहते हैं जो बार बार होना चाहिए जब किसी पर्टिकुलर स्टेट वेरिएबल के अंदर चेंज आ रहा है, या कोई ऐसा चेंज लेके आना चाहते हैं जो हर बार एग्जीक्यूट होना चाहिए चाहे किसी भी स्टेट वेरिएबल के अंदर चेंज आके हमारा कंपोनेंट री रेंडर करे। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि यूज़ इफेक्ट को तो हमने देख लिया कि किस तरीके से काम करता है, हमने एक एग्जाम्पल देख लिया उसका, बट यूज़ इफेक्ट के रियल लाइफ के अंदर क्या क्या यूज़ केसेस हैं। यूज़ केसेस देखने के लिए वी कैन गो टू द रिएक्ट डॉक्यूमेंटेशन, और यहाँ हमारे पास बहुत सारे यूजेजेस लिखे होंगे। फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिंग टू एन एक्सटर्नल सिस्टम, अगर वी हैव सम रैपिंग इफेक्ट, नॉन रिएक्ट विजिट्स को अगर हम कंट्रोल करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक पेज है, वी हैव दिस पेज जिसको हम लोड कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम हो सकता है कि लोड करने से पहले कुछ कुछ चीज़ें हो जो हमें चाहिए हो, यानी कंपोनेंट जब फर्स्ट टाइम रेंडर कर रहा है उससे पहले फॉर एग्जांपल हम किसी डेटाबेस से डेटा को फेच कर रहे हैं। अब ये जो डेटा को फेच करने वाला ऑपरेशन है ये एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, ज़रूरी तो है नहीं कि ऑपरेशन एकदम से कंप्लीट हो जाएगा, हो सकता है उसमें कुछ टाइम ले रहा हो। तो हम अपने पेज पे कुछ हो सकता है लोडर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो लोड किए जा रहा है, और ये लोडर कब लोडिंग वाला सिंबल दिखाना चाहते हैं, हम सिर्फ फर्स्ट टाइम दिखाना चाहते हैं जब पहली बार हमारा कंपोनेंट रेंडर कर रहा है। तो ऐसे केस में ये जो लोडर को लोड कराने वाला सिंबल होगा इसे हम कैसे दिखाएंगे, इसे हम यूज़ इफेक्ट के अंदर किसी फंक्शन की फॉर्म में दिखा सकते हैं, क्योंकि हमें सिर्फ इस काम को सिर्फ एक ही बार करना है जब हमारा पेज फर्स्ट टाइम रेंडर कर रहा है। सो दिस कुड बी अ प्रैक्टिकल यूज केस। इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट यूज केसेस हैं यहाँ पर जिनको हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाके देख सकते हैं। एक यूज केस है जिसको हम एग्जाम्पल की तरह यहाँ पर एग्जीक्यूट करने वाले हैं, विच इज़ एसिंक्रोनस ऑपरेशंस। एसिंक्रोनस ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है डेटाबेस से हम कुछ फेच कर रहे हैं, हो सकता है हम मैप बॉक्स से कुछ फेच करके अपना मैप डिस्प्ले करा रहे हैं, हो सकता है हम गूगल बुक्स एपीआई यूज़ कर रहे हैं, गूगल मैप्स एपीआई यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम सिंपल एक एपीआई कॉल का एग्जाम्पल लेंगे। हम चाहते हैं कि एपीआई कॉल के एग्जाम्पल से वी आर गोइंग टू बेसिकली मेक अ जोकर कॉम्पोनेंट जो हमारे लिए जोक्स को प्रिंट करवाता है। इस तरीके का हम कुछ कॉम्पोनेंट क्रिएट करने वाले हैं। तो हम अपने लिए एक जोकर कॉम्पोनेंट बना रहे हैं जो जोक्स को प्रिंट करवाता है। तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन जोकर, एंड यहाँ से हम रिटर्न कर सकते हैं सम डिव। वी कैन क्रिएट अ हेडिंग कॉल्ड जोकर। सेव कर लिया, इसे हम अपने app.jsx के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। एंड ये हमारा जोकर कंपोनेंट हमारे पास आ गया। अब जोकर कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए वी आर गोइंग टू यूज़ एन एपीआई। लेट मी सर्च फॉर फ्री जोक एपीआईज, एंड इसके अंदर एक एपीआई थी जिसको शायद हमने ऑलरेडी यूज़ किया था, नॉट दिस वन। हाँ, दिस वॉज अ सिंपल एपीआई जिसको हमने हो सकता है यूज़ किया हो या ना किया हो, आई एम नॉट श्योर, बट लेट्स गो टू दिस लिंक। ये हमारा लिंक है जहाँ से कोई भी रैंडम जोक हमारे पास आ रहा है। जो भी रैंडम जोक आ रहा है वो ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आ रहा है। अभी के लिए इसको कॉपी कर लेते हैं एंड joker.jsx में इसे हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे
कांस्टेंट URL इज इक्वल टू, ये हमारा API का URL हो गया। अब रिएक्ट के अंदर जो API रिक्वेस्ट भेजने का तरीका होता है वो बिल्कुल सेम होता है एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। हम यहाँ पे भी फेच को यूज़ करेंगे। तो फेच को यूज़ करने के लिए वी कैन क्रिएट अ फंक्शन कॉल्ड गेट जोक, या इसको गेट जोक बोल सकते हैं, गेट न्यू जोक बोल सकते हैं, कुछ भी इसे नाम दिया जा सकता है। अब गेट न्यू जोक से क्या होगा, और यहाँ एक बटन हम दे देते हैं, या अभी के लिए सिर्फ गेट न्यू जोक से क्या करेंगे, इज इक्वल टू, अब ये जो हमारा फंक्शन बनेगा दिस विल बी एन एसिंक्रोनस फंक्शन, क्योंकि जब भी API को यूज़ कर रहे हैं वो एसिंक्रोनस ऑपरेशन होगा। तो हम क्या करेंगे, फेच के अंदर पास कर देंगे अपना URL और रिक्वेस्ट भेजेंगे और इसे कर लेंगे अवेट। यहाँ से हमारे पास कुछ रिस्पॉन्स आएगा URL से, जो रिस्पॉन्स कैसा दिखाई देगा, जो रिस्पॉन्स ऐसा दिखाई देगा, बस जेसन फॉर्मेट के अंदर होगा। तो लेट इसको कह देते हैं रिस्पॉन्स, या इसको कह देते हैं रिजल्ट, जो भी, लेट्स कॉल इट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू दिस। उसके बाद हम इस रिस्पॉन्स पर डॉट जेसन यूज़ करेंगे, इसे हम जेसन रिस्पॉन्स के अंदर कन्वर्ट करेंगे। जेसन रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट आर रिस्पॉन्स डॉट जेसन, एंड फिर हम फाइनली क्या करने वाले हैं, एक बार इसके लिए हम कंसोल डॉट लॉग करवा देंगे अपने जेसन रिस्पॉन्स को। तो ये हमारी API को हम कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर हम एक बटन दे देते हैं, लेट्स गिव अ बटन, वी विल राइट न्यू जोक, और बटन के ऑन क्लिक पे हम कॉल कर रहे हैं अपने गेट न्यू जोक को। यहाँ पे आ जाते हैं टू आवर वाइट पेज, रिफ्रेश। जैसे ही न्यू जोक के ऊपर हमने क्लिक किया, थोड़ा सा टाइम डिले हो सकता है पर हमारे लिए एक नया जोक आ गया। जैसे ही न्यू जोक के ऊपर दोबारा क्लिक किया, एक न्यू जोक आ गया जिसके अंदर अलग वैल्यू है। अब ये जो जोक है ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर दो चीज़ों को हम यूज़ करेंगे, अपनी पंच लाइन और अपना सेटअप। जनरली जोक्स के अंदर पहले सेटअप आता है, फिर पंच लाइन यानी जो फाइनल जोक वाला पार्ट होता है वो आता है। तो हम इसी तरीके से यहाँ पे क्या करने वाले हैं, एक H2 ले लेते हैं, एंड इसके अंदर सबसे पहले तो हम प्रिंट करवाएंगे अपने जोक का जोक डॉट सेटअप, एंड यहाँ पे हम प्रिंट करवाने वाले हैं जोक की पंच लाइन। अब ये जो जोक है वी कैन मेक इट अ स्टेट वेरिएबल, ताकि ये हमेशा हमारे पास रहे। तो एक ऐसी चीज़ है जिसको हम बार बार प्रिंट करवाना चाहते हैं अपना जोक, तो इसको हम स्टेट वेरिएबल बना सकते हैं। लेट जोक एंड सेट जोक इज इक्वल टू यूज स्टेट, जिसके अंदर शुरुआत में जोक को हम एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट की तरह इनिशियलाइज कर सकते हैं। दिस इज गोइंग टू बी एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर कोई चेंज नहीं हुआ। तो चेंज लाने के लिए व्हाट वी कैन डू इज प्रिंट करवाने के साथ साथ हम अपने सेट जोक को कॉल कर सकते हैं, और इसके अंदर we can add our setup as JSON response dot setup, and अपने punch line को add कर देंगे as JSON response dot punch line। इसको सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश किया, न्यू जोक के ऊपर क्लिक किया, जैसे ही रिस्पॉन्स आया हमारा यहाँ पर भी रिस्पॉन्स आ गया, यानी दिस इज द पंच लाइन एंड सो दिस इज द सेटअप एंड दिस इज द पंच लाइन, और ये हमारे पास सेम चीज़ प्रिंट होकर आ गई। सो दिस इज अ प्रोग्रामिंग जोक। व्हाट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट TCP जोक्स? TCP आपको नहीं पता तो इट इज़ अ प्रोटोकॉल एंड यू कैन रीड अप अबाउट इट। वाई आर मम्मी स्कैर्ड ऑफ वेकेशन? दे आर अफ्रेड टू अनवाइंड। एंड न्यू जोक, तो इस तरीके से वी हैव अ लॉट ऑफ डिफरेंट जोक्स जो हम यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। अब ये तो हो गया जोक्स को प्रिंट करवाने का तरीका, बट एक चीज़ आप नोटिस करोगे, जैसे ही हम इस पेज को रिफ्रेश करते हैं वैसे ही क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी कोई जोक नहीं है, पर हम तो चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम पे भी कोई जोक होना चाहिए। अब फर्स्ट टाइम पे जोक होना चाहिए, उसको एग्जीक्यूट करने का एक तरीका तो होगा कि ये जो यूज स्टेट है यहीं पे हम फर्स्ट टाइम एक ऐसा फंक्शन पास कर दें, यानी ये गेट न्यू जोक ही पास कर दें। अगर इसको कॉपी कर लिया एंड इसे अगर हम पास करें, सेव करें, तो यहाँ हमारे पास क्या आएगा, कुछ एरर हमारे पास आएगा, कैन नॉट एक्सेस गेट न्यू जोक बिफोर इनिशियलाइजेशन। इसको भी अगर कमेंट आउट कर दें, लेट्स सपोज हम यहाँ से कुछ नहीं कर रहे, रिटर्न कर रहे हैं बस अपना जेसन रिस्पॉन्स जो इनिशियलाइज करने के काम आएगा। साथ के साथ वी कैन कट दिस, पेस्ट इट हियर, रिफ्रेश, कैन नॉट एक्सेस URL बिफोर इनिशियलाइजेशन, तो URL को भी हम ऊपर पेस्ट कर देते हैं, सेव, रिफ्रेश, ठीक है। अब यहाँ क्या हुआ, यहाँ हमारे पास जोक एग्जीक्यूट हो गया, मतलब प्रिंट होके तो आ गया जोक,
वी हैव द जोक। तो बेसिकली एपीआई कॉल तो गई, कहाँ पे गई, यहाँ पे। जब हमने गेट न्यू जोक से ही इनिशियलाइज किया अपने जोक को, तो यहाँ पे एपीआई कॉल तो हमारे पास गई है, और 2 बार हमारा जो इनिशियलाइजेशन है वो 2 बार हो रहा होता है, क्योंकि हम स्ट्रिक्ट मोड के अंदर यूज़ कर रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे 2 जोक्स हमारे लिए प्रिंट हो गए। बट फिर भी यहाँ पे कुछ प्रिंट होके नहीं आया। उसका रीज़न ये है कि जब कंपोनेंट्स के अंदर जाके हम चेक करेंगे, इफ़ वी चेक द जोकर कंपोनेंट, तो इसके अंदर स्टेट वेरिएबल के अंदर वैल्यू नहीं है। स्टेट वेरिएबल के अंदर एक प्रॉमिस है, जो हमारा जोक वाला स्टेट वेरिएबल था। ऑल्सो स्टेट वेरिएबल यहाँ डीबगिंग के टाइम पे हमें एग्जैक्ट वेरिएबल का नाम दिखाई नहीं देता, सिर्फ स्टेट लिखा हुआ आता है। तो हुक्स के अंदर यहाँ पे स्टेट वेरिएबल में हमारे पास सिर्फ प्रॉमिस लिखा हुआ आएगा, वो वैल्यू नहीं आएगी। तो बेसिकली हम इनिशियलाइजेशन के लिए, यूज स्टेट में इनिशियलाइजेशन के लिए एसिंक्रोनस फंक्शंस को नहीं पास करते, क्योंकि उनसे वैल्यू हमारे पेज के यूआई में दिखाई हमें नहीं देती। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम अगर किसी चीज़ को अगर हमें इनिशियलाइज करना है या कुछ और ऑपरेशन अगर हमें परफॉर्म कराना है, तो वो सारी चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग यूज इफेक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली हम एक नया मेथड बना सकते हैं, एंड वी कैन कॉल इट यूज इफेक्ट। के अंदर हम एक नया फंक्शन बना सकते हैं, और इस फंक्शन को हम नाम दे सकते हैं गेट फर्स्ट जोक। यानी हमें फर्स्ट टाइम जो जोक चाहिए उसको गेट करने का काम ये वाला फंक्शन हमारे लिए करेगा। और अभी के लिए यहाँ पे सिर्फ हम एम्प्टी ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ये तो आप इनिशियलाइज कर दो किसी भी एम्प्टी ऑब्जेक्ट के साथ, बस यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमें उसे इनिशियलाइज करना है। अब गेट फर्स्ट जोक भी क्या होगा, एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। इसके अंदर भी ये सेम काम हम कर रहे होंगे। कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं, रिटर्न कराते हैं, और ये जो प्रिंट करवा रहे हैं इन्हें हम हटा देते हैं। तो बेसिकली जो काम हर बार नया जोक लाने में हो रहा था, वही फर्स्ट टाइम जोक लाने में हो रहा है, बट इस बार हम सेट जोक को ही यूज़ करेंगे। बस इस बार ये काम हमारे यूज़ इफेक्ट के अंदर हो रहा है, और हमें पता है यूज़ इफेक्ट में अगर हमें एक ही बार काम करवाना है, व्हाट वी कैन डू, वी कैन पास एन एम्प्टी एरे। इसको सेव कर लिया, एंड इस बार अगर हम रिफ्रेश करेंगे, ओके यूज इफेक्ट इज नॉट डिफाइंड, तो ऊपर उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। इस बार जब हमने रिफ्रेश किया पेज को, डिस्ट्रॉय इज नॉट अ फंक्शन, मस्ट नॉट रिटर्न एनीथिंग बिसाइड्स अ फंक्शन विच इज यूज्ड फॉर क्लीन अप। ओके, यहाँ हमारे लिए क्लीन अप के लिए एक वार्निंग आ गई है। बेसिकली जब भी हम कोई एसिंक्रोनस फंक्शन यूज़ करते हैं यूज़ इफेक्ट के अंदर, तो जनरली हम उसे डायरेक्टली इसी तरह नहीं लिखते। हमें क्या एडवाइस किया जाता है कि हम क्या करें, हम एक नॉर्मल एरो फंक्शन बनाएं, उसके अंदर अपना एसिंक्रोनस फंक्शन लिखें, जैसे यहाँ पे फेच डेटा का एग्जाम्पल लिया है, और फिर उस फंक्शन की कॉल के बाद अपने फेच डेटा को हम कॉल कर दें। तो यहाँ पे जो एडवाइस स्ट्रक्चर होता है, जो रिएक्ट ही हमें एडवाइस कर रहा है करने के लिए, वो ये है कि सिंपली एसिंक्रोनस फंक्शन लिखने की बजाय क्या करो, अपना एक नॉर्मल एरो फंक्शन बनाओ। या आपने एरो फंक्शन बना लिया जो यहाँ पर खत्म हो रहा है। बेसिकली आपने एरो फंक्शन के अंदर अपने इस एसिंक्रोनस फंक्शन को डिफाइन कर लिया, और अब इसी को कॉल कर दो, गेट फर्स्ट जोक, इसी को कॉल कर दो। ये चेंज लेके हमें आना पड़ेगा। रिफ्रेश किया, वार्निंग्स हमारे लिए हट गई। वेट करेंगे थोड़ी देर, तो ऑटोमेटिकली हमारे लिए अब फर्स्ट जोक आ जाएगा। दोबारा रिफ्रेश किया तो ऑटोमेटिकली फर्स्ट जोक आ गया। दोबारा रिफ्रेश किया, ऑटोमेटिकली हमारे लिए फर्स्ट जोक आ गया। न्यू जोक करेंगे तो वो चीज़ रिफ्रेश हो जाएगी, एक नया जोक आएगा। दोबारा न्यू जोक करेंगे, दोबारा नया जोक आएगा। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, फर्स्ट टाइम अगर मुझे कोई डेटा फेच करना था, यहाँ पे तो बस जोक का एग्जाम्पल हमने लिया है, पर फर्स्ट टाइम हो सकता है मैं बहुत सारा डेटा फेच करना हो। फर्स्ट टाइम अगर फेच करना है तो हो सकता है डेटाबेस से भी कई बार डेटा फेच करके किसी स्टेट वेरिएबल के अंदर कुछ चेंज लेके आना हो। तो फर्स्ट रेंडरिंग के टाइम पे अगर हमें कुछ चेंज लेके आना है तो उसको हम यूज इफेक्ट को यूज करके ला सकते हैं। तो ये एक प्रैक्टिकल यूज केस है हमारे यूज इफेक्ट को यूज करने का। सो दिस इज हाउ वी यूज द इफेक्ट हुक।